वो एक बिल्कुल आपको मेरा नाम भी ए से है मैम, और जी मेरा पहले दिन पे आ जाता है। हाँ तो वो इंसान को कुछ पता ही नहीं होता, अब अंदर जाते हो एकदम से चीजें चेंज हो जाती हैं, तो थोड़ा आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो शेक हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी ओरिएंटेशन तो आप लोगों को थी ही एक्चुअली। बाकी चीजें तो वैसी ही थी जैसे कि पहले एग्जाम में थी, यानी जो एक्सटेंडेड टॉक्स का स्टाइल, बाकी सब चीजें जो हैं वो तो आप ऑन बोर्ड थे ही। कि वो सिर्फ उसमें जो चेंज हुई थी वो 2 स्टेशंस पे हुई थी, जिसमें के पेशेंट्स रखा जाना था। तो उसमें थोड़ा बहुत तो आप लोगों को ब्रीफिंग दी ही हुई थी कि उसमें इस तरह से पेशेंट आने, और आपने उस तरह से हिस्ट्री एग्जामिनेशन, बेसिकली स्किल्स आर टू बी टेस्टेड। उसमें टॉपिक डिस्कस नहीं होना था, वो स्किल्स ही होनी थी। तो उसमें क्या मसला था? टाइम मैनेजमेंट में मसला हुआ था? जी आसमा आप बताइए। मैम हम लोगों ने इस तरह, जी मैम, मैम जी हम लोगों ने इस तरह से तो प्रिपरेशन नहीं की थी। हमने 10 मिनट्स में हिस्ट्री, फिर हमने एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस मांग के और फिर बताना था। वो तो बेटा था। यहाँ पे ही आपने, हाँ मैम यहाँ पर ये था कि आपने परफॉर्म करना था ना, और फिर मैम वो बार बार दरम्यान में डांट भी रही थी और टोक भी रही थी, टू द पॉइंट चलो, टू द पॉइंट चलो। वो वो इसलिए एग्जामिनर इसलिए कह रहा होता है कि बियॉन्ड द टाइम ना कैंडिडेट चला जाए। बेसिकली वो कैंडिडेट को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए होता है, वो डांटना नहीं होता। वो उनको सिर्फ गाइडेंस दी जा रही होती है कि जरा जल्दी करें क्योंकि टाइम आपका कम है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो चीज है वो टाइम टाइम थी, मैनेजमेंट की ही थी। सिर्फ टाइम बिल्कुल मैम। मैनेजमेंट इसमें मेन प्रॉब्लम था। बाकी तो वही चीजें हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं। तो वो हिस्ट्री जो पहले मैम आप 10 मिनट में लेते थे, अब आपने 3-4 मिनट में लेनी थी। मैम मेरे इस्लामाबाद सेंटर से मेरी एक दोस्त थी, उसने वहां से दिया था, और उसने कहा कि जब मैं उस पर स्टेशन पर पहुंची तो मैं लास्ट थी। तो वो पेशेंट उस वक्त तक उकता चुकी थी और उसने खड़े होकर कहा बस मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चों को भूख लगी है, मैं मजीद नहीं बैठूंगी। तो हम्म, मैम वो कह रही थी कि 2-3 मिनट में मैंने उसके आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा मेरे तो बच्चे भी अभी तक नहीं हुए, आप बैठोगी, मैं पास होंगी तो मेरे बच्चे होंगे। तो वो फिर मुझ पे अच्छा। तरस खा के बैठ गई। तो हम्म, मैम आप खुद सोचें, 10 मिनट में अगर 3 मिनट आपका पेशेंट इस चीज पे ही लगा रहे कि मैं नहीं बैठूंगी, मैंने हम्म, जाना है, मेरे बच्चे घर में रो रहे हैं, उन्हें भूख लगी, आपने सुबह से मुझे बिठाया हुआ है, तो हम्म। इंसान का उस वक्त क्या हाल हो जाता होगा। नहीं एक्चुअली और उस इसमें, बेचारी ये का हमारे लास्ट साथ, अटेम्प्ट मेरे था। साथ भी हुआ था ऐसे ही। हाँ हाँ, सेम यही एक्चुअली पेशेंट उसमें जो है फिर ना। होना ये चाहिए ये एक्चुअली उस सेंटर पे ये एडजस्टमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि पेशेंट्स को 2-3 सर्कल के बाद, यानी मतलब ज्यादा से ज्यादा 3-4 पे वो हिस्ट्री देंगे, उससे ज्यादा तो नहीं एग्जामिनेशन करवा सकते। तो जी उस मैम, पेशेंट बिल्कुल। रिप्लेस हो जाए, पेशेंट रिप्लेस कर देना चाहिए, ताकि वो पेशेंट डेफिनेटली पेशेंट के एंड पे अगर आप सोचें तो वो भी जस्टिफाइड है। बार बार उनका पीए किया जा रहा है, या जो भी एग्जामिनेशन है, एक पेशेंट कितनी दफा एग्जामिनेशन करवा सकता है? तो उनके एंड पे बिल्कुल मैम। उनका आना डेफिनेटली है। इसलिए पेशेंट का चेंज ओवर थोड़ा सा ज्यादा जल्दी हो जाना चाहिए, इन माय जी ओपिनियन। मैम, जी तो मैम, ये चीज है बिल्कुल। जो शायद हमारे एंड पे इसको एडजस्ट करने वाली की जरूरत है। जी मैम, बिल्कुल सही कह रही है लेकिन यही। बाकी बाकी ये तो है जो कि हमारा जो क्लिनिकल स्टेशन से रिलेटेड है। लेकिन बाकी स्टेशन पे आपको लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? वो तो एज पर रूटीन थे, या उसमें भी कोई मुश्किल हुई? क्योंकि एक्चुअली प्रैक्टिकली जो हो रहा होता है उसमें आप सबसे पहले अपने डिफिकल्टी आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उस डिफिकल्टी को एड्रेस करते हैं कि हाउ टू कोप विद इट। तो इसलिए जो है ये हमारे लिए भी जानना जरूरी होता है कि आपको किस लेवल पे क्या प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो इसमें और जो बाकी जो एक्सटेंडेड टॉक्स थे उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को हुआ? अच्छा, ये एक है, मैं इस वक्त मैसेजेस बेसिकली आपके जो हैं वो पढ़ रही हूँ, चैट जो है, कि इसमें ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट। तो ऑडिट, ये वही क्लिनिकल ऑडिट की बात है। मेरा ख्याल है एक इसमें डिटेल क्लास हम और कर लेंगे, ताकि आप लोगों के, अगरचे हमने पहले भी किया हुआ है इसको, लेकिन उसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में कर लेंगे, ताकि आप लोगों का ये कंसेप्ट बिल्कुल जो है वो सही हो जाए। लेकिन एक्चुअली इसमें सिर्फ थ्योरी का जानना जरूरी नहीं होता। इसमें जब तक आप एक्चुअली अपने सेटअप में जहां जहां भी आप काम कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, आप उसका क्लिनिकल ऑडिट करें एंड देन डिस्कस विद अस
यानी आप उसको प्रैक्टिकली अपने अपने सेटअप में, अब ऐसा तो नहीं होता कि इंसिडेंट फ्री कोई जगह होती है, हर जगह पे कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा होता है, इन एनी फॉर्म, माइनर और मेजर, सब चीजें। तो वो फिर क्लिनिकल ऑडिट आप करके फिर हमसे डिस्कस करें, दैट विल बी योर प्रैक्टिस। इसलिए सिर्फ थ्योरी का जानना काफी नहीं होता, उसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आप लोगों की बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए हम इसको एक दफा फिर दरमियान में किसी टाइम पे कवर कर लेंगे, ठीक है। और बाकी प्राइमरी एमेनोरिया वाला चलें, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल में, ताकि इसको प्राइमरी एमेनोरिया का जो पेशेंट आता है उसमें कैसे इसको मैनेज करना होता है। तो और कोई स्टेशन जिसने आपको टफ टाइम दिया हो? मैडम क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट हमने पहले भी किया था, लेकिन दोबारा इसको कर लेंगे ताकि जो जो आपके केस जी वाइज अगर केस वाइज जैसे वो उन्होंने एग्जाम्स में केस रखा था। वाइज, ठीक है, ठीक है, कि केस वाइज इसको कर लें आप। केस उसमें जो है वो आपका जो एग्जाम में आया था एग्जैक्टली उसके साथ ही हम उसको लेके चल सकते हैं कि उसमें क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। और बाकी इंट्रैक्टेबल पर्पल सेप्सिस, ये तो इतने मुश्किल चीजें नहीं है। मेल इनफर्टिलिटी आई डू एग्री, क्योंकि हम यूजुअली उसको मैनेज नहीं कर रहे होते, तो लेकिन ये है कि उसमें भी हमें थोड़ा सा उसमें ये पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ओलिगो या इज़ोस्पर्मिया हो तो उसमें हमारा वर्कअप क्या होता है, फिर उसको हम कैसे एड्रेस करते हैं। और बाकी जो है वो इंट्रैक्टेबल हाइपरटेंशन वाला हो गया। दूसरा ये था कि इसमें बेसिकली एक जो शमाइला ने मैसेज भेजा हुआ है वो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन अभी रहते हैं। देखो एक्सटेंडेड टॉक्स में ये एक्सटेंडेड, इसका मतलब यही है, तो इसलिए जो है वो इसका एक्सटेंडेड टॉक्स में आपसे क्वेश्चन टिल द रिसेंट जो एडवांसेस हैं वहां तक आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। सो एज्यूम कि आपने बहुत रैपिडली इसको आंसर करना होता है, वो 10 मिनट के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। तो उसमें जो 10 मिनट का जो होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसमें अगर आप फटाफट उसको आंसर करते जाएं तो उसमें पूरा हो ही जाता है। मतलब इसमें जब टॉक्स बनाए जाते हैं तो इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि ये 10 मिनट से कम ना हो, 10 मिनट से ज्यादा ना हो। यानी एक जो ह्यूमनली पॉसिबल होता है आंसर करना, वो उसमें उसके हिसाब से ही उसको डिजाइन किया जाता है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमें लगे कि 10 मिनट से ज्यादा बन रहा है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप भी कर दिए जाते हैं, जस्ट टू कीप ऑल ऑफ यू टू एट ईज, ताकि उसमें लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज द बेसिक थिंग जिसमें आपको जो एग्जाम में आपको हेल्प करती है। मैडम कि मेरे अच्छा, एक ये क्वेश्चन, एक ये जो चैट, मैं इस वक्त सिर्फ चैट को पढ़ रही हूँ ताकि आप लोगों के प्रॉब्लम्स मुझे पता चल सके। एक तो ये कि एग्जामिनर खुद पूछेगा या हम खुद, ज्यादातर जो देखो जैसे कुछ चीजें हैं जो कि आप खुद से बोल रहे होते हैं, जैसे आपको कहा जाता है कि टीच करें, कोई स्किल है जो टीच करनी है, तो या फिर आपने परफॉर्म करके दिखाना है, ड्रिल है या आपने परफॉर्म करना है, वो तो आपने खुद ही बोलना है। यानी जब तक जो आपका जो सबसे मैक्सिमम जो एंड तक होता है, यानी ड्रिल में तो आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन तक लेके जाना है। जहां पे आप टीचिंग स्टेशन जो होते हैं, तो उसमें जो है वो टीचिंग स्टेशन में आपने जो नो योर जो आपका ऑडियंस है या जो ट्रेनर है उसको उसका लेवल आपने देखा, उसको सारा बताया क्या है, ये सारी चीजें, इंटरेक्शन और इंट्रोडक्शन, ये सब चीजों के बाद फिर आप जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें टीचिंग के एक साइकिल्स होते हैं कि पहले आप रैपिडली उसको बताते हैं, फिर उसको स्टेप वाइज बता के करते हैं, उसके साथ बोल रहे होते हैं, फिर जो है वो आप ये भी उसको ट्रेनर को बताते हैं कि ये आपने परफॉर्म करके भी दिखाना है। सो योर टीचिंग सेशन विल एंड बाय नोइंग द फीडबैक ऑफ द ट्रेनर। तो ये आपको कुछ पता चल जाएगा कि इसमें आपने जब तक उसका फीडबैक नहीं लिया ट्रेनर का, यानी वो आपको करके नहीं दिखाएगा, तब तक आपका सेशन एंड नहीं है, तब तक आपने खुद ही बोलना है। तो ये कुछ चीजों में तो आपको डेफिनेटली आइडिया हो जाता है कि आप उसको कहाँ तक आपने खुद बोलना है। लेकिन जब आपके ख्याल में आपका ये चीज एंड हो जाए, तब फिर आपने आपका जो है वो आप एग्जामिनर के क्वेश्चन, या आप फ्रैंकली पूछ भी सकते हो कि मैम एम आई सपोज टू
वेट फॉर योर क्वेश्चन, या आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे या मैं उसको कंटिन्यू करूं. सो देयर इज नो हार्म इन दैट. कहीं कहीं पे जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाए कि ये इस तरह से है, तो वहां पे आप क्यों नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते. तो इसमें बजाय इसके कि आप खामोश बैठे, अपना आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है उस स्टेशन पे. तो इसलिए जो है वो आपने जरूर इसमें जो है वो पूछने में कोई हर्ज नहीं होता है. एग्जामिनर इस पे माइंड नहीं करते हैं. तो इसलिए जो है वो ये आपने जरूर इसमें आप हिंट ले सकते हैं एग्जामिनर से. वो आपको ये तो बता देगा कि नहीं, अब आप अभी आप कंटिन्यू करें या फिर मेरे क्वेश्चन का वेट करें, वो आपको इतना तो बता ही सकते हैं. मैडम मेरा एक क्वेश्चन है, पूछ हाँ लो. जी, हाँ जी. मैडम पेशेंट के लिहाज से बात करनी थी कि मैडम जैसे जैसे अब हमारा मतलब बैच भी जैसे शुरू हुआ है, तो उससे पहले जो पेशेंट बैठे हुए थे वो निकल के चले गए. और एक पेशेंट मेरी मतलब मेरी साइड पे जो पेशेंट थी क्रोनिक हाइपरटेंशन वाली, और मैडम जैसे मैं उसके पास गई तो उसने बोलना शुरू कर दिया ना कि मतलब मेरे पीछे बच्चे भूखे हैं, मैंने जाना है जाना है. तो मैडम उसको ना मुसलसल कह रही थी आप बैठ जाओ, आप ना थोड़ी बहुत हिस्ट्री दे दो इन बच्चियों का एग्जाम. मैंने उसके हाथ पकड़े, मतलब मेरे कोई 2-3 मिनट तो उसको ना बिठाने पे लग गए. उससे पहले भी इनके पेशेंट जा चुके थे. मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर ये पेशेंट ना बिठाए, उस तरह से भी हमसे स्ट्रक्चर वाइवा ले ले या रोल प्लेयर वाला कर ले, क्योंकि वो हिस्ट्री पूरी मैं अभी ले ही रही थी एडिनोमायोसिस वाले पेशेंट की, तो कहती है बस ठीक है आप चलो चलो जीपी करो. अभी मैंने पूरा बस ठीक है आप पीए पे आ जाओ. मतलब उन्होंने ना एक भागम दौड़ लगाई हुई थी. तो अब यह है कि ना उन्होंने हमें पहले बताया कि पेशेंट बैठेंगे, आप लोगों के पेशेंट होंगे, या तो फिर वो सारे पेशेंट ही कर दें. अब फिर उन्होंने ये किया कि अगर आपके 10 स्टेशन अगर आपने फुल फ्लैज किए हैं, बहुत अच्छे किए, इवन 11 भी अगर आपने बहुत अच्छे कर दिए हैं, और एक पेशेंट वाला अगर आपका स्टेशन अच्छा नहीं हुआ, तो आप टोटली फेल हो. तो मैडम हाँ इस जी, तरह ये से मैंने आपको बताया था ना कि पेशेंट वाले स्टेशन जो है वो मैंडेटरी हैं टू पास. जी लेकिन जी मैम वो जो Actually, पेशेंट रिलेटेड बायस है वो कैसे खत्म होगा? जैसे आ, पेशेंट जो है, जैसे मेरे साथ मैडम ये हाँ, हुआ था, पेशेंट में ना यूटीआई था. अब अच्छा. जब मैं उससे पूछ रही हूँ वो मुझे बिल्कुल नहीं बता रही थी. ठीक है, और जब मैडम ने खुद उससे कहा कि तुम मुझसे बताओ ना कि क्या है, मतलब मैडम मुझसे कह रही थी कि ना वहाँ जो बैठी थी टीचर, तो वो कह रही थी कि ना आपको इसने ये बताया. मैंने कहा नहीं, उसने मुझे नहीं बताया कोई कंप्लेंट. अब मुझे बताएं कि मेरी जो डायग्नोसिस थी या मैनेजमेंट थी वो टोटली चेंज हो गई. उस जो बायस जो एक आ रहा है पेशेंट रिलेटेड, वो कैसे खत्म होगा अगर इस तरह? ये देखो, ये एक एक्चुअली ये प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट करता है पेशेंट स्टेशन के साथ. लेकिन जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें बहुत सारे एग्जामिनर्स का ये भी पॉइंट था कि जो पेशेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट्स का, जो डॉक्टर्स का, वो इसमें बाईपास हो रहा है. तो इसलिए जो है वो उसमें उनके बेसिकली ये बहुत सारे एग्जामिनर्स के फीडबैक के बाद इसमें ये पेशेंट वाले स्टेशन डाले गए, क्योंकि उनके ख्याल में पेशेंट को टच करना, उससे बात करना और ये कैपेबिलिटी असेस किए जाना एग्जाम में, ये बहुत जरूरी है. अगर इसमें अब बहुत सारे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स थे डिफरेंट एग्जामिनर्स के, क्योंकि इसमें बेसिकली हमने इसको ब्लेंड सिस्टम कर दिया, यानी लाइव पेशेंट्स भी हैं. व्हेन इट इज बेसिकली जो एक्सटेंडेड टॉक्स टाइप का जो एक मॉडल जो होता है, उसमें फिर लाइव पेशेंट्स अमूमन नहीं रखे जाते अमूमन. लेकिन हमारे सिस्टम में यहाँ पे पेशेंट इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन स्किल्स या जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन स्किल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं, क्योंकि पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना है. बट अगर आप मेरी ओपिनियन पूछें तो इसमें इसको थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई होना चाहिए. वो इस तरह से चाहे आप उसको बेशक कर लें, लेकिन इसका थोड़ा सा आप इसको अब इसको रूटीन के सर्कल में एडजस्ट इसलिए नहीं किया जा सकता कि बाकी तो स्टेशन का टाइम फर्क है. अब अगर हम पेशेंट के स्टेशन वाला टाइम फर्क कर दें, यानी 15 मिनट कर दें, तो वो फिर बाकी सर्किट के साथ एडजस्ट नहीं होता. तो इसलिए ये जो है इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज थी. लेकिन ये इसीलिए ये रखा गया कि इसमें बहुत सारे एग्जामिनर्स का ये व्यू पॉइंट था कि ये जरूर होने चाहिए. लेकिन डेफिनेटली यू ऑल आर राइट, आप अपने कमेंट्स में बिल्कुल सही हो कि ये वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं जो इस तरह के स्टेशन पे आ सकती हैं. और इसीलिए जो है वो बाहर जो मतलब जहाँ पे ये सिस्टम एक्चुअली चल रहा होता है इन इट्स ट्रू स्पिरिट, वहां पे हमेशा सिमुलेटेड पेशेंट्स रखे जाते हैं, लाइव पेशेंट्स नहीं रखे जाते, जिनमें ये इस तरह की चीजें नहीं होती.
अब अगर हमने इस तरह के पेशेंट्स रखने ही हैं तो फिर जो है वो उसमें हमें चाहिए कि पेशेंट्स का चेंज ओवर, दूसरी चीज ये कि पेशेंट की टाइप और पेशेंट का चेंज ओवर बहुत रैपिड होना चाहिए। और टाइप में सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो कोई ऐसा पेशेंट ना रखा जाए कि जिसमें पेशेंट ऑलरेडी इज इन अ डिस्ट्रेस स्टेट, या जैसे क्रोनिक हाइपर या उसके कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स या इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं। तो एक काम एंड क्वाइट पेशेंट जिसकी बहुत ज्यादा जो है वो उस तरह से अनसर्टन क्लिनिकल सिचुएशन ना हो, या जिसको अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम ना चल रहा हो जिसमें वो जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाए, और इसके अलावा 3 या 4 कैंडिडेट से ज्यादा एक पेशेंट एग्जामिन ना किया जाए, यानी चेंज ओवर बहुत जल्दी हो, ताकि पेशेंट उस तरह से फेड अप ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज तो मैनेज हो सकती है if by default we have to put the station। तो मैम आप लोग ये सजेशन दें ना कि एक ही पेशेंट से अगर 13 स्टूडेंट्स वाइवा ले रहे हैं और अगर वो मेरा आखिरी स्टेशन है तो पेशेंट तो जाहिर है मुझे तंग हुआ बैठा होगा पहले से, बार बार उसी से इसीलिए मैं आप लोगों से ये चीजें पूछ रही मैम हूँ। आप हमारे साथ ज्यादा इन टच रहती हैं, स्टूडेंट के सारे कंसर्न आपको आइडिया होता है, तो आप प्लीज उनके साथ थोड़ा इंटरेक्ट करें और उनसे ये वाले डिस्कस बेटा मैं जरूर इंटरेक्ट करूंगी, और मैं बेटा इसीलिए मैम आप प्लीज लोगों पहले से से ये बता सारी दिया चीजें करो ना, पूछ ये रही हूँ। बहुत गलत है, ये इस पे मैडम कोई दूसरी किसी को कह मैडम सकता, दूसरी पहले बात बताना दूसरी चाहिए बात था। ये है कि जी दूसरी बात ये है कि अगर पेशेंट ही इन्होंने रखने हैं, देखें एक्सटेंडेड टॉक्स के लिए ना हम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, मतलब हाँ जी। इतना ज्यादा मटेरियल। ठीक है, अगर आप देखें अगर हमारे वो लॉन्ग केस है और टॉक्स है, टॉक्स में हम मरियम इब्राहिम करके पास हो जाते हैं, लॉन्ग केस के लिए हम 5 गायनी के करते हैं, 5 ऑब्स के, वो किस्मत है पास होना फेल। अब ये है कि सारी चीजें मिक्स हो गई, हम हर जो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है हम वो भी पढ़ रहे हैं, वो और फिर हमारे अंदर लाइव पेशेंट भी बिठा बेटा दिए। बात सुनो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर दूं कि जब हम पार्ट 2 एग्जाम दे रहे होते हैं तो यू आर सपोज टू रीच ईच एंड एवरीथिंग। आपको पता है आजकल डिजीज प्रेवलेंस, डिजीज पैटर्न कितना चेंज हो रहा है। इवन हम लोग इस अपने एंड ऑफ कैरियर स्टेज पे भी हम कुछ ऐसे पेशेंट्स देखने में आते हैं जो हमने पहले नहीं देखे हुए, तो इसलिए इवन द रेयर डिजीजेस आर नॉट दैट रेयर नाउअडेज, तो उसमें डिजीज पैटर्न बहुत फर्क हो गया। तो इसलिए अगर ये चीज है कि हम लिमिटेड स्टडी करके पार्ट 2 पास कर लें तो आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि आपको पूरी थॉरो स्टडी जो है वो करने की जरूरत होती है, चाहे वो केस कभी आए या ना आए। मुझे आज तक याद है, अब देखें पहले जब हमने एग्जाम दिया उस वक्त ये रीनल फेलियर और ये एक्यूट किडनी डिजीज या एक्यूट किडनी इंजरी और इस तरह के जो रीनल ट्रांसप्लांट ये ऐसे नहीं होते थे, बट स्टिल वी हैड क्वेश्चन इन आवर पेपर। ऐसी क्यों एक था जो रीनल ट्रांसप्लांट के बाद उसकी ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट थी। तो हालांकि रीनल ट्रांसप्लांट का उस जमाने में ये नहीं, इतना कोई तस्वुर ही नहीं था, या यूं समझ लें कि रीनल डिजीजेज इतनी कॉमन ही नहीं थी। तो अनकॉमन या रेयर चीजें भी इतनी अनकॉमन और रेयर अब नहीं है। सो यू नीड टू हैव अ थॉरो स्टडी। उसमें तो कोई दूसरी ओपिनियन ही नहीं है कि आपको बहुत पढ़ना चाहिए, हर चीज का पता होना चाहिए, क्योंकि हर वक्त आपके पास कॉमन सिनेरियोस तो नहीं होते, और जब तक आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता सब चीजों का, आप कोई रेयर डिसऑर्डर अगर कभी आए तो यू फेल टू डायग्नोज। तो ये वहां पे फिर पेशेंट मैनेजमेंट बहुत सफर करती है, इसलिए पढ़ने में तो कोई शॉर्टकट नहीं होता। नहीं मैडम, आपने सब चीज पढ़नी है। वो आपकी बात सही है, वो पढ़ना सारे ही है, सारे पढ़ के गए थे, लेकिन ये कि जो एक्सटेंडेड टॉक्स की एक बात है ना कि एग्रीगेट्स निकालें तो फिर एग्रीगेट से पास करें, फिर 2 स्टेशन पास करना मस्ट वाली बात है। इस तरह से तो मैडम हम सबके लिए बहुत मुश्किल होना है कि हम 11 स्टेशन पास ये नहीं करें, होना चाहिए। आई एग्री विद आई एग्री। यस मैडम प्लीज, ये बात जो है ना आप जरूर जो है वो आगे नहीं होना पहुंचाएं। चाहिए मैम कि आप, ये नहीं होना चाहिए कि 2 स्टेशन पास करें और बाकी जो कैंडिडेट 12 स्टेशन पास कर रहा है, लेकिन इस दफा ये नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैम ये जरूर मैंडेटरी हो जाएगा। तो प्लीज मैम ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ये 2 स्टेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मैंडेटरी हो और बाकी जो है ना वो मतलब सबका वेटेज इक्वल होना चाहिए। और मैम लास्ट टाइम तो सबको मतलब इतना अच्छा रिजल्ट दिया लास्ट टाइम, इतना ज्यादा कि 50 में से 42 कैंडिडेट्स एक दिन पास किए गए, और नेक्स्ट ये हुआ कि फिर उनको लगा कि पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गई है, और अगले दिन बहुत ज्यादा, ये मैम ये कोई बात मानता नहीं है लेकिन हुआ ऐसे ही है,
फर्स्ट डेज के सारे कैंडिडेट इतने ही अच्छे थे, 50 में से 42 पास कर दिए, और नेक्स्ट थर्ड फोर्थ डेज पे कोई मुश्किल से कहीं 5, कहीं 10, कहीं इस तरह से। तो ये मैम ये भी है, हुआ ऐसे, और इस दफा इतना फिर अब नेक्स्ट टाइम स्ट्रिक्टनेस ज्यादा, तो ये तो फिर वही बात है, लॉन्ग और शॉर्ट केस को मतलब लॉन्ग और टॉप को अलहदा कर दें तो वही एक ही बात हो जाती है, बल्कि उसमें लॉन्ग केस हमें ज्यादा टाइम मिलेगा तो ज्यादा अच्छी बात है। अब ये हसल बसल में 10 मिनट वो उतना ही पूछ रहे हैं, वाइवा भी सिर्फ 1 मिनट में जरा फोन सुनो। हेलो सबरीन बंद करी हूँ, बंद करने में टाइम लग रहा है। हाँ ठीक है, बस वो उसको बंद हो रही। नहीं 1 आवर तक तो कर लो, उसको प्रिपेयर कर लो, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, तकरीबन 11:30। ठीक है, ठीक, ओके। हाँ जी मैम, अब जैसे 2 बैचेस थे, मॉर्निंग और इवनिंग वाला बैच, जैसे मतलब कुछ का हमारा 10:30 का टाइम था, लेकिन वो 12 बजे स्टार्ट हुआ, तो मैम उसमें भी वो पेशेंट्स वही थे जो बेचारे सुबह के बैठे हुए थे, और बिलीव मी मेरा जो एंड वाला स्टेशन था वो I गायनी का। strongly agree with all of you कि पेशेंट का चेंज ओवर होना चाहिए जल्दी, ताकि पेशेंट्स के तंग आने की वजह से स्टूडेंट सफर ना करें। जी मैम, उसने स्ट्रेट वे बिलीव मी, मतलब एग्जामिनर मतलब सामने बैठी थी और वो मतलब वो भी मेरी परेशानी देख रही थी, और पेशेंट ने टोटली डिनाई कर दिया, कहती मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे से कोई सवाल आपने नहीं पूछना, और आई वाज जस्ट बैठ के ये मेरे साथ क्या हो गया है। तो ठीक उसने बस थोड़ा सा मुझे अपनी कंप्लेन बताई और मेरी बेल बज गई, टाइम खत्म हो गया। आप उनको बोलें कि बस सिमुलेटेड पेशेंट्स दे देना हमें फिर। बेटा सिमुलेटेड पेशेंट्स में वही बात है ना कि उस तरह से जो है वो सिमुलेटेड पेशेंट्स में जाहिर ऑब्स्टेट्रिक को कैसे करोगे, बाकी तो और एग्जामिनेशन जब करना है तो फिर वो सारी चीजें हैं ना जो एग्जामिनर चेक करना चाहते हैं। मैडम देखिए, मैडम लाइव पेशेंट बिठाना चाहते हैं, 10 मिनट्स में हमें असेस करना चाहते हैं, करें, कोई मसला नहीं है, फोकस हिस्ट्री ले, फोकस एग्जाम। मैडम लेकिन ये है कि ये ना कहें कि ये 2 स्टेशन पास करें और बाकी आप लोग जो है ना, आप ये 2 पास ना हो या एक इवन के पास ना हो तो बाकी आप सारे स्टेशनों में आप फेल हो। मैडम ये तो फिर बहुत जाती है इस तरह से। तो अब पहले इन्होंने डे 1 डे 2 पे 90% रिजल्ट दिया पिछली दफा में, थर्ड डे से लेके अभी तक ये सारा जिस तरह से लॉन्ग केस में ये लोग पास करते थे इसी तरह से पास कर। मेरा अपना वाइवा इतना अच्छा हुआ है, इवन के जो पेशेंट्स टू मिले वो लाइव पेशेंट वाले थे वो भी अच्छा हुआ है, लेकिन डे 2 पे आप यकीन करें इस्लामाबाद से मुझे लगता है कोई 2-3 लड़कियां इन्होंने निकाली है। मैम मुझे एक प्रॉब्लम ये मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब भी आपसे डॉक्टर रूबा से या किसी और कोर्स में किसी भी सीनियर एग्जामिनर से जब हम कोई मसला एज स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स या एग्जाम से पहले, कोई भी हमारी किसी बात को भी स्टूडेंट्स की वेटेज नहीं देता। एक सिस्टम है जो CPSP डिसाइड करती है, उसमें हम जितने मसले पॉइंट आउट करते हैं हमें समझाया जाता है आप लोग यूं कर लो, आप लोग यूं, यानी हम इम्प्रूव तो करते जाएंगे, लेकिन इस मुल्क का सिस्टम कभी ठीक नहीं होगा किसी भी चीज का, तो ये तो गलत है ना। मुल्क को भी इम्प्रूव करना चाहिए, साथ में हर एक डिपार्टमेंट तबाह है इस मुल्क का, ये तो तरीका नहीं है ना कि सारे स्टूडेंट्स, हमारी तादाद तो बहुत ज्यादा है हमारे स्टूडेंट्स की, सारे गलत है। मैडम इस दफा लड़कियों की इतनी कॉम्पिटेंट लड़कियों, यकीन करें मेरी अपनी जानने वाली थी जो मतलब ग्रुप पे थी, हर दूसरी लड़की की थ्योरी एक्सपायर हुई है। क्यों भाई, 3-4 महीनों से पढ़ हर लड़की की थ्योरी एक्सपायर हुई, और उनके फैमिली रिलेशन मियाँ के साथ इतने ताल्लुकात, मतलब इतनी हम लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन CPSP क्या है कि ये हमें जलील कर छोड़ा है इन्होंने। लेवल के हैं, MRCOG है, सारा कुछ है, वो तो इतना टफ एग्जाम नहीं लेते, क्या उनकी फिर डिग्रीज वैलिड नहीं होती, उनके भी सिमुलेटेड होता है, तो मतलब क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली दे नो के। मैम मुझे सिर्फ ये बताएं कि हम लोगों को किसी ने 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान नहीं कहा कि 4 साल जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो वो आपकी किसी और तरह से हो रही है, आपका सुपरवाइजर आपको पढ़ा रहा है, आपके वार्ड में ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, 1 मिनट मैम 1 मिनट, आपके वार्ड में ट्रेनिंग अच्छी हो रही है नहीं हो रही, आपका सुपरवाइजर क्या है, वो किस मूड में सुबह आता है, वो सारे वार्ड को डांट के चला जाता है, वो किसी भी जूनियर रजिस्ट्रार को पकड़ के कह देता है यार इनकी क्लास ले लो, हफ्ते में 1 क्लास हो रही है, क्या CPSP
जगह जगह जाके पीएमडीसी की तरह सुपरवाइजर्स को चेक कर रहे हैं, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप एकदम सारा बर्डन कैंडिडेट पे एग्जाम में डाल देते हो। और जब वो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आए तो ऑल ऑफ अ सडन उसको पता चला एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, फिर नेक्स्ट एग्जाम में फिर उसको पता चला कि अब फिर पेशेंट्स आ गए और पेशेंट वाला स्टेशन मैंडेट। हर एग्जाम में पैटर्न चेंज करना, मैम ये गलतियां हैं। ठीक है, हम बहुत जगह गलत होंगे, आप लोगों को हमें इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन जब हम टू वे कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो कोई इंसान फरिश्ता नहीं होता, दूसरे की भी कहीं गलती है वो भी ठीक होनी चाहिए। वो डिपार्टमेंट है हमारे पाकिस्तान का, हमारी गवर्नमेंट का, अगर वो तबाह हो रहा है और हम कोई फीडबैक दे रहे हैं तो सीपीएसपी की बदनामी क्यों हो रही है? क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना, पाकिस्तान की हो रही है, तो वो भी ठीक करें चीजों को। अगर मुल्क के साथ कोई सिंसियर है तो हमारे मुल्क का हर हमारी कोर्ट्स तबाह है, हमारा हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बुरा हाल है, अब हमारे सीपीएसपी का बुरा हाल है। मैम इवन कोर्स से 10 दिन पहले एक वर्कशॉप होती है लाहौर में, जो कि काउंसलर्स ही ले रहे हैं, तो उन्होंने भी ये मतलब मैं तो नहीं गई, 5000 हर बंदे से चार्ज किया। इवन देन उन्होंने एक दिन की कोर्स में, एक दिन की वर्कशॉप है, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उन मैम ने भी कोई, हालांकि वो काउंसलर है पीसीपीएसपी की, वो उन्होंने किसी को नहीं बताया कि भाई हम इस तरह से पेशेंट्स होंगे। मेरा ख्याल है कि अगर कोर्स इस तरह का ले रहे हैं और आप इतना हैवी पीवी, लेकिन बेटा मेरा ख्याल है एग्जाम से पहले जो मैंने भी सेशन दिया था, मैंने ये आप लोगों को कहा था, दो इट वाज एट अ शॉर्ट नोटिस, के एग्जाम में दो होंगे, ये दो पेशेंट वाले, रियल पेशेंट्स वाले होंगे स्टेशंस जो मैंडेटरी होंगे। ये मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आप सबको ये चीज बताई थी। लेकिन मैम आपने बताया होगा, लेकिन आपका कोर्स पूरे मुल्क की हर बच्ची तो नहीं अटेंड करती ना, हर एक कैंडिडेट ने तो वो बात नहीं सुनी होगी। ऑफिशियल नोटिस किधर है? डिपार्टमेंट में मसला है ना, हम यही पॉइंट आउट करें कि डिपार्टमेंट की इस्लाह भी जरूरी है हमारी इस्लाह के साथ। हाँ ठीक है, डेफिनेटली बहुत सारी डेफिशिएंसीज हर लेवल पे हैं जो कि करेक्ट करने की जरूरत है। आई एग्री विद दैट कि जो चीजें हम अब्रप्टली चेंज करते हैं उसके बारे में कैंडिडेट्स को भी नो हाउ होना चाहिए कि बस क्या चीजें चेंज हो रही हैं। और रॉयल कॉलेज का एक फिक्स पैटर्न है जो सदियों से है, उनकी ट्रेनिंग वैसी होती है, उनको सब पता होता है कि एग्जाम में जाने से 5 साल पहले जब वो ST1 होता है उसको तब पता होता है कि मैंने आगे जिंदगी में क्या फेस करना है और मेरे टीचर्स किस तरह से होंगे। फिर उनके इतने अच्छे कोर्सेज होते हैं, उनके वार्ड्स में इतनी अच्छी, उनके हम वो लोग सब कुछ सिखाते हैं अपने बच्चों को, सिमुलेटेड ड्रिल्स वटएवर उन्होंने फेस करना होता है। हम ये नहीं कहते इसमें हमारी बेहतरी है अगर हम इस सिस्टम में रह के ये चीज सीख रहे हैं, हम पॉजिटिवली इसको ले रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कोऑपरेशन चाह रहे हैं कि हमें बताया तो जाए कम से कम, ऑफिशियली बताया जाए, सीपीएसपी हमें बताए। मैडम मसला ये है ना कि लोग मतलब जो पास हुए हैं यकीन करें उनको ये नहीं पता कि वो कैसे, जो फेल हुए उनको ये नहीं पता वो कैसे, जो रो के निकले वो पास हो गए, जो हंस के निकले वो फेल हो गए। मतलब ना घर वालों को समझ आ रही है कि 3 महीने से पढ़ पढ़ के ये कैसा एग्जाम है। MRCUG पार्ट 3 हो गए, पार्ट 2 क्लियर नहीं हो रहा, 4 साल हो गए जलालत। बस ये जो पार्ट 2 के एग्जाम या बेसिकली हमारे तो यहाँ पे एग्जिट एग्जाम्स है ना, तो ये एग्जिट एग्जाम्स में थोड़ा सा ये चीजें होती हैं कि यू हैव टू बी मतलब प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर बोथ टाइप ऑफ रिजल्ट्स, पास या फेल। ये बस थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि बेस्ड ऑन नॉलेज डेफिनेटली होता है, लेकिन लक भी होती है कि आप इसमें क्या करें या क्या, मतलब इस तरह से वो बात दफा आपकी लक स्ट्रक कर जाए तो यू आर आउट ऑफ दैट एग्जाम। लेकिन मैम एक बात मैं कहूंगी कि ना, जैसे FCPS वालों ने अपना जो है पूरा पैटर्न चेंज किया है अकॉर्डिंग टू MRCG पार्ट 3, तो या तो उनके ही रूल्स को फॉलो किया जाए कम्प्लीटली, अगर उनके स्टैंडर्ड पे देखो जब भी कोई नया सिस्टम शुरू होता है ना, थोड़ी सी उसमें फ्लॉज होते हैं शुरू में, तो जैसे जैसे वक्त के साथ साथ वो फ्लॉज आइडेंटिफाई होते हैं, करेक्शन हर लेवल पे होती है, और CPSP डेफिनेटली आप लोगों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, एड्रेस भी करता है, और उसके मुताबिक चेंजेस भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि CPSP के लेवल पे आप लोगों की चीजें इग्नोर होती हैं, वो सुनी जाती हैं और उसमें सारा ये चेंजेस बनाई जाती हैं। अब जब डिफरेंट एग्जामिनर्स मिलके बैठते हैं, वो अपने अपने कंसर्न्स शो करते हैं अबाउट द एग्जाम पैटर्न एंड डेफिनेटली अबाउट द कैंडिडेट्स फीडबैक एज वेल, क्योंकि फिर उन्हीं पे फर्दर डिसीजन जो है वो बेस करते हैं। तो हमारे अपने लेवल पे जहां तक भी पॉसिबल हुआ, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू कन्वे योर जो रिजर्वेशंस हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो हम कन्वे करेंगे। तो बाकी देखते हैं फिर, ठीक है।
मैडम एक बात पूछनी थी। हाँ जी। ये टॉक्स स्टेशन पे कुछ जो मैडम थी वो तो ठीक है, वो सुन रही थी, लेकिन कुछ जो है अपने बड़े कमेंट्स दे रही थी। तो क्या ये अलाउ है? जैसे किसी का कोई कैंडिडेट अगर कोई इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन वाला था, अगर उस पे कोई मिस्टेक्स की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कुछ कह दे कि मैडम ये है, उसको समझ में नहीं आ रही, तो उसकी वहीं पे इंसल्ट कर देना कि भाई आप जितनी सुबह से लड़कियां आ रही हैं उन्होंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, और हेडेक का जो है किसी लड़की ने मुझे सही नहीं बताया। अब ये इनको इस तरीके से वाइवा में कमेंट्स करने चाहिए। आप लड़कियां जो है सीपीएस हैं, तो किसी ने ये इतना माइनर है जो किसी को रूटीन में हेडेक वाली पेशेंट नहीं आती। मुझे सारी स्टेशन में सुबह से मैं बैठी हुई हूँ, मुझे किसी ने कुछ सही नहीं बताया। अब आपको भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि इसकी डिफरेंशियल डायरे मैडम, अगर रेयर केसेस होगा कैंडिडेट की गलती है, मगर क्या उनको ऐसे रिएक्शन करने चाहिए? आप फेल कर दें, आपको किसने कहा? लेकिन ये जो तो कमेंट्स है, अच्छा वो जो ये ऐसे कमेंट्स मैडम आप कैंडिडेट को परेशान करके नेक्स्ट स्टेशन पे परेशान करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये चीजें जो हैं ये फिर कैंडिडेट को बेसिकली डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इसी वजह से एग्जामिनर्स आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू गिव एनी कमेंट। वो उन्होंने सिर्फ चुप करके सुनना होता है, अगर वो सही बता रहे हैं गलत लेकिन बता ऐसे रहे नहीं हैं होता, ऐसे नहीं होता। हम लोग काफी दफा देके आ चुके होते हैं, हम लोग नाम नहीं लेते, क्योंकि एक दफा मैंने नाम लिख दिया था, तो काफी मतलब मैंने तो लिख लिया था कि नाम तो ये है, तो उस पे भी मतलब पकड़ धकड़ हुई थी कि आपने नाम लिख लिया है या ये हुआ है। मतलब मुझे ये समझ में बात नहीं आ रही कि अगर हम किसको बताएं इस तरीके की बातें कि अंदर हमसे क्या हो रहा है टॉक्स में। अब अगर एक कोई इन्वेस्टिगेशन बता दी, फर्ज करें कि आप हमें थोड़ा सा हमारी हेल्प के लिए जो भी चेंजेस हैं एग्जाम से पहले, आप काइंडली थोड़ा सा आप हम अपर बॉडीज को ये बात जो भी चेंजेस लानी है, इतना उसके पास उसको एक्सेप्ट करने के लिए और जारी करने के लिए टाइम हो, बस इतना आप हमारी हेल्प कर दें जो भी। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, मैं अपने लेवल पे जहां तक भी हो सकता है, जहां तक कन्वे करने की जरूरत है, आई विल डू इट। ठीक है मैम, सीपीएस की एग्जामिनर्स की तो ट्रेनिंग करवाती है, हम स्टूडेंट्स का क्या है? हम ना वहाँ पे सीख पाते हैं, ना हम एग्जाम के ड्यूरेशन में बेसिकली जो डिफरेंट जो कोर्सेज वगैरह भी होते हैं वो थोड़ा सा इसी की ओरिएंटेशन के लिए होते हैं कि इसमें जो है वो किस तरह से जो एग्जाम पैटर्न जैसे नया अभी जो निकला, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज मुख्तलिफ जगहों पे हुए हैं। तो वो भी इसीलिए होते हैं कि आपको नए एग्जाम सिस्टम के मुताबिक थोड़ी सी ओरिएंटेशन हो जाए कि इसको करना कैसे। दैट इज जस्ट अ प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन शुरू में देखो कोई भी चेंज आए, शुरू में प्रॉब्लम जरूर होते हैं ऑन बोथ हैंड्स। तो ये फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता वो सी, लेकिन आप लोगों की आई एग्री विद जो आप लोग का कंसर्न है और जो आप लोगों की रिजर्वेशंस हैं, कुछ उसमें देखते हैं क्या किया जा सकता है। मैम ये प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन मैम लॉस हमारा हो रहा है ना। अटेम्प्ट जैसे एक हमारा चला गया, मेरा चला गया, अब सेकंड रहता है, तो अगर खुदा ना खास्ता सेकंड में भी इस तरह के चेंजेस होते रहेंगे, हम उसको सफर करते रहेंगे, और फिर मैं पास ना हुई तो फिर मेरा थर्ड अटेम्प्ट हो जाएगा, यानी फिर वो बताएंगे ना, वो तो स्ट्रेस मेरे लिए तो बढ़ जाएगा ना। और स्टडी मटेरियल जो है, जैसे MRCOG है, ठीक है, पैटर्न चेंज हुआ, उनको तो डेफिनेटिव है कि दे फॉलो गाइडलाइंस। ठीक है, हमारा क्या है, लेकिन हमारे भी जो हमारा ये क्या है बेटा, हमारा जो एग्जाम जो हमारे एक्सटेंडेड टॉक्स भी बनते हैं वो भी ऑन द लेटेस्ट गाइडलाइंस बनते हैं, उसमें लेटेस्ट चीजें डाली जाती हैं। और जाहिर है बेसिक जो आपकी है जो स्टडी बुक्स हैं वो तो वही हैं जो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, जो लेकिन जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, देखो जो लेटेस्ट मटेरियल होता है, हम भी इस एज तक अपने जो क्लिनिकल जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड हम लेटेस्ट गाइडलाइन जरूर देखते हैं कि दुनिया में क्या चेंजेस हो रही हैं। बाज़ दफा अब जाहिर है जो बेसिक एनाटमी तो नहीं चेंज हो रही है ना, बेसिक फिजियोलॉजी भी अमूमन वही रहती है, लेकिन जो मैनेजमेंट रिलेटेड या जैसे एवेल्युएशन रिलेटेड या डायग्नोसिस मेकिंग टूल्स जो हैं उनमें बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। तो वो चीजें आप अपने आप को अपडेटेड जरूर रखा करें, वेदर यू आर इन एग्जाम सिनेरियो और नॉट। तो ये जो अपने आप को अपडेटेड रखना होता है ये बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। मैं एक बात
ये कि लॉन्ग केस दोबारा आ रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे compete करने के लिए पाकिस्तान में कोई एक एग्जाम ऐसा बनाया गया है जो रॉयल कॉलेज की तरह का है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें 10,000 चीजें पढ़नी पड़े वो हम पढ़ लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमें ऑफिशियल नोटिस दें, हमें प्रॉपर चीज बताएं और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें और सिस्टम को सही करें। बस अंदर जो भी हो ना, पेशेंट सिमुलेटेड हो, व्हाटएवर हो, सिस्टम सही हो ताकि हमारी स्किल्स बाहर तो आए। उधर तो अजीब व गरीब किस्म के मसलों की वजह से लोग फेल हो रहे हैं। और मैम दूसरी बात है कि जो पिछला एग्जाम था ना, उसमें मैम शीट्स एग्जामिनर्स के हाथ में थी और वो क्वेश्चंस पूछते थे, जो आप आंसर करते जाते थे वो उसी पे मार्क करते जाते थे। इस दफा ऐसा कुछ नहीं था, वो खुद ही आपके जवाब में से सवाल पूछते जा रहे थे और एंड पे जाके वो वहां पे मार्क्स लगा रहे थे। मतलब अगर MRCOG पैटर्न है, फिर हम वो वाली बुक्स पढ़ते हैं तो वो वहां अंदर जाके वो फिर चेंज हो जाता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मेंटली डाइवर्ट करनी है, क्या करें? देखो चेंज नहीं होता, सिर्फ ये है कि जिसमें, क्योंकि ये देखो ये सब चीजें जो बन रही होती हैं ना, ये बेसिकली अगर हमने उनका सिस्टम अडॉप्ट किया है तो हम फिर गाइडलाइन भी उन्हीं की ही यूज करते हैं जो उन्होंने बनाई हुई है। अब हमारे कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसमें हमारी जो बॉडी है ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट SOGP जो है, तो कुछ गाइडलाइंस हमारी उसकी भी बनी हुई हैं। तो देयर वी प्रेफर टू यूज आवर ओन गाइडलाइंस, क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी के हिसाब से है। बट जहाँ पे जिन प्रॉब्लम्स के लिए हमारी अपनी गाइडलाइंस नहीं है, वहां पे हम उनकी गाइडलाइन यूज करते हैं। बस ये एक सिंपल सा रूल है जिसको आपने, यानी गाइडलाइंस को आपने जरूर देखना। कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप गाइडलाइन को जरूर फॉलो करोगे, और इसके अलावा जो अपडेटेड चीजें हैं उनसे भी आप अपने आप को लाइक अवेयर। मैम जो अनीमिया की है, SOGP की, हम उसी को फॉलो करें। हम डायबिटीज हम कर ही रहे हैं, और हाइपरटेंशन की चले वो तो अब जिस तरह से आ गई, आप कह रही हैं कि एनीमिया एक वो ECV पे भी आई हुई है, SOGP हाँ, की तो आई हुई जो हमारी अपनी गाइडलाइंस है, देखो वो तो बनी हुई है। उस गाइडलाइन में अपनी गाइडलाइन जो हमारी होती है, किसी भी कंट्री की जो गाइडलाइन है वो उस पॉपुलेशन के हिसाब से बनी हुई होती है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बनी हुई होती है। तो उसकी मौजूदगी में कोई और गाइडलाइन सिर्फ बहुत स्पेशल नीड्स के तौर पे होती है, अदरवाइज हम अपनी लोकल गाइडलाइन को प्रेफर करते हैं। तो इसलिए कि वो हमारी अपनी पॉपुलेशन, हमारी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस जो हैं, वो उसके हिसाब से है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम मैम आज, ये हाँ जी क्वेश्चन आया था जी, मैम, ये जो एक्चुअल पेशेंट का क्वेश्चन था, इसमें हमने हिस्ट्री लेके एग्जामिनेशन करके प्रेजेंट करना था। अब किसी ने समराइज करके प्रेजेंट नहीं किया तो उसका तो सारे मार्क्स कट गए। तो मैडम ये 10 मिनट्स में ये इस तरह, कभी पेशेंट कुछ कह देता है, कभी किसी तरह कोई मसला हो जाता है, उसमें बेसिकली अब जो तो मैडम समरी ये होती है, समरी में तो सिर्फ 1 मिनट लगता है। समरी में सिर्फ 1 मिनट लगता है। अगर आपने समराइज, अब जैसे लॉन्ग केसेस भी जब थे तो उसमें समराइज जब करने को कहा जाता था तो उसमें तो एक मैक्सिमम 1-1.5 मिनट ही लगता है, उसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगेन मैं यही चीज दोबारा आपको एम्फेसाइज करूंगी कि इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है। लेकिन बहरहाल देखते हैं अब इसमें क्या अब आगे होता है और किस तरह से ये चीजें एडजस्ट मैम। अब की हम जाती लॉन्ग हैं। प्रिपरेशन करें उसको थोड़ा सा शॉर्ट वर्जन में, क्योंकि लास्ट टाइम तो थोड़ा सा और पैटर्न चेंज था ना। अब हम लॉन्ग केस की तरह का प्रिपेयर करें। अब ये कहना मतलब, अब मैंने इस दफा एग्जाम तो नहीं दिया, लेकिन लोगों से सुना है किस तरह से। तो लेकिन ये कि अब आप क्या सजेस्ट करेंगी, जस्ट लाइक लॉन्ग केस ही टॉपिक पूरा किया जाए? अच्छा, हाँ जी, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैडम वो ये जो हमने MRCOG का पैटर्न फॉलो करने का किया है, उधर तो पहले 2 मिनट्स आपको अलग से मिलते हैं कि आपने सिनेरियो पढ़ना होता है, उसे समझना होता है। हमने 10 मिनट्स में सिनेरियो पढ़ना होता है, उसको सॉल्व करना होता है, सारा कुछ आंसर करना होता है, यानी सोचना पहला होता है। 1 मिनट आप सिनेरियो पढ़ोगे, ठीक है, वो बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है। पहला 1 मिनट तो आप सिनेरियो पढ़ते हो, और उसके बाद अगर आपने हिस्ट्री लेनी है 3 मिनट हिस्ट्री के लिए हैं, और इसके अलावा जो है वो बाकी जो चीजें जो आपने करनी होती हैं, एग्जामिनेशन वगैरह, वो फिर उसमें एडजस्ट करना होता है। सो अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन ये है कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई डेफिनेटली किया जा सकता है। जैसे थोड़ा सा हम सिनेरियोस को रिव्यू कर सकते हैं कि वो उसको थोड़ा सा मजीद ब्रीफ कर दिया जाए, या जो उसकी की है या जो क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा सा मजीद ब्रीफ कर दिया जाए। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो पॉसिबली मैनेज हो सकती हैं, जो मॉडिफाई हो सकती हैं। ठीक है,
तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम आज का टॉपिक फिर पूरा तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन जितना भी, क्योंकि आज का जो आपका था वो था POPQ एंड वेजाइनल हिस्टेक्टमी का जो हमारा सिनेरियो था, तो उसको मैं जरा स्लाइड्स के साथ ही आपको बता देती हूँ। और इसके बारे में आपका तो नहीं है कोई मेजर चीज, क्योंकि ये बाकी तो हमने सारी डिस्कशन कर ली। एग्जाम बेसिकली आई वांटेड टू नो द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स कि इसमें आप लोगों को कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हुई, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सके। मैम उस दिन डॉक्टर सेहत रौनक ने क्लास ली थी और वो ये बोल रही थी कि आप लोगों के एग्जाम में अभी तक इंसिडेंट रिपोर्टिंग नहीं आई, मैटरनल मोर्टेलिटी मीटिंग और इस तरह की चीजें नहीं आई जो आरसीओजी के एग्जाम में आती हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी आरसीओजी किया है। डेफिनेटली इंसिडेंट रिपोर्टिंग इज अ मस्ट। इंसिडेंट रिपोर्टिंग पे भी हम बात कर चुके हुए हैं, और ये सारा जो क्लिनिकल गवर्नेंस का ही हिस्सा होता है। वो कह रही थी मैटरनल मोर्टेलिटी मीटिंग, ये चीजें मैम इसका भी फिर हमारी क्लासेस ले ये लें। हाँ, ये कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरीज में मैटरनल मोर्टेलिटी को हमेशा ये तो आरसीओजी का वो है, तो वी विल टच दैट इशू आल्सो। और मैडम ये डिवीजन होनी चाहिए मॉड्यूल वाइज की, ये मॉड्यूल में से एक क्वेश्चन आएगा। अब 12 स्टेशन होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास ये डिफरेंट मॉड्यूल्स के हिसाब से सारे एंटीनेटल, ये सारे गायनी की केसेस, आधे एंटी मैटरनल मेडिसिन आ गई है और आधे गायनी की केसेस आ गए हैं, और बाकी कोई और चीज आई ही नहीं है। नहीं ये बेटा, ये डिफरेंट मॉड्यूल के हिसाब से क्वेश्चन जरूर डाला जाता है एक्सटेंडेड टॉक्स। नहीं मैम, नहीं था, जैसे मेरा दिन था ना, उसमें कोई ऑडिट कुछ भी नहीं था। ये तो होता है कि हर कुछ भी नहीं था। जिस दिन मेरा पेपर था उसमें ऑडिट, क्लिनिकल गवर्नेंस। आपका कौन से दिन पेपर था? मैम मेरा कराची में था on 11th को। नहीं कौन से दिन? डे 2 था? मैम डे 4। डे 4 था, उसमें क्या था? मैम उसमें किसी भी क्लिनिकल ऑडिट या क्लिनिकल गवर्नेंस कोई भी इस तरह का टॉपिक नहीं था रिलेटेड। कोई भी टॉपिक नहीं था। देखिए ये जो क्लिनिकल गवर्नेंस और ये सारी चीजें हैं ना, ये क्लिनिकल गवर्नेंस में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब जरूरी नहीं होता कि क्लिनिकल गवर्नेंस में सिर्फ इंसिडेंट रिपोर्टिंग या क्लिनिकल ऑडिट ही हो। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। उसमें कोई क्लिनिकल मिसहैप से रिलेटेड भी चीज आ सकती है, चाहे आपने उसका ऑडिट करना है या उसकी इंसिडेंट रिपोर्टिंग इज आफ्टर एवरी जो भी प्रॉब्लम थे उसमें करना होता है। सो बेसिकली क्लिनिकल गवर्नेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें बहुत वाइड चीजें हैं, जिसमें इंसिडेंट रिपोर्टिंग और जो मैटरनल मोर्टेलिटी या जो क्लिनिकल ऑडिट है, दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ क्लिनिकल गवर्नेंस। वल्बल हीमाटोमा वाला है। हाँ जी, तो वही मैं कह रही हूँ। उसमें फिर ये भी अगर फर्ज किया किसी मेल प्रैक्टिस के नतीजे में, कोई बैड कॉम्पिटेंसी के नतीजे में, सर्जिकल फॉल्ट के नतीजे में कोई प्रॉब्लम हो गया, दैट आल्सो कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ क्लिनिकल गवर्नेंस, या कोई पीपीएच भी इसमें आ जाता है टू सम एक्सटेंट। तो इसलिए जो है वो अगरचे लेबर डिलीवरी से भी रिलेटेड है, इसलिए ये बाज़ दफा आपको शायद डिफ्रेंशिएशन इतनी ना पता हो, लेकिन वो उसका हिस्सा ही होता है। लेकिन ये ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन ना डाला जाए। उसमें हो सकता है आप उसको डिफरेंशिएट ना कर सको, बिकॉज समटाइम्स इट्स टोटली सिनेरियो बेस्ड। ठीक है, हेलो मैम इस तरह कर सकते हैं जब आप क्लासेस लें तो जितने भी क्लिनिकल गवर्नेंस के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे आप कह रही हैं मैटरनल मोर्टेलिटी, इन सबको हम टच करें। हमें पता तो कोर्स में है क्या, तो ठीक है, इसको कर लेंगे। ठीक है, इसमें इसीलिए हम लोग आपसे टॉपिक पूछते हैं कि यूनानिमसली आप जो एक डिस्कस करते हो आपस में, जो प्रॉब्लम एरियाज आपके होते हैं, तो उसमें वो आप आइडेंटिफाई करें कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं, तो उस पर हम क्लासेस ले लेंगे। दैट इज नो इश्यू एट ऑल। ठीक है, वो जैसे जैसे आप लोगों ने अपने आइडेंटिफाई किए प्रॉब्लम्स, उसके हिसाब से हम अब तक लेते ही रहे हैं। तो अब भी इसको मजीद हम कवर कर लेंगे। जो जो आपके कुछ मैंने नोट कर लिए हैं, कुछ आप जो है वो इमरान साहब को बता भी सकते हो, तो उसमें वो मुझ तक कन्वे हो जाएंगे। ठीक है मैम, ऐसा तो नहीं है नेक्स्ट टाइम मैनिक्विन्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है? मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट एग्जाम में मैनिक्विन्स आ जाएं, ऐसा वो कोई प्लान तो देखो, जहाँ पे स्किल आपने डेमोन्स्ट्रेट करनी है वहाँ पे तो मैनिक्विन्स का होना लाजमी है। मैनिक्विन्स के बगैर आप स्किल कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे? फाइंडिंग्स वाले करने के डॉक्टर सैयद कह रहे थे, फाइंडिंग्स वाले होंगे जिसमें फाइब्रॉइड का होगा या मैस एब्डोमेन, इस तरह की चीजें तो नहीं आ जाएंगी नेक्स्ट टाइम से मैनिक्विन्स पे हो? मतलब मैनिक्विन्स अगर अवेलेबल हुए तो जरूर आ जाएंगे, आ भी सकते हैं। ठीक है,
तो मैनिकिन्स देखो, जहाँ पे जब हम पेशेंट नहीं रखते, आप देखो एक प्रॉब्लम है, आप खुद से ही सोचें, एक पार्ट 2 का एग्जाम है, उसमें हमने अगर किसी को असेस करना है कि इसमें ये आइडेंटिफाई कर सकता है कैंडिडेट इस प्रॉब्लम, क्लिनिकल प्रॉब्लम को या नहीं, ये डायग्नोसिस कर सकता है या नहीं, तो इसमें ये चीजें तो पॉसिबल होती हैं, आ सकती हैं। वो सिनेरियो की बेस पे भी डायग्नोसिस बनाना आ सकता है, वो सिनेरियो के साथ कंबाइन करके मैनिकिन्स को भी ये आ सकता है, तो ये तो चीजें पॉसिबल हैं ना। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको, मेरा ख्याल है कि इसको अब टच कर लें हम। तो आज हम थोड़ा सा पॉप क्यू का पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब आज का ये टॉपिक पहले से डिसाइड हुआ था, बट फॉर नेक्स्ट टाइम जो भी आपका होगा प्रॉब्लम, कुछ हो सकता है मैं क्लिनिकल ऑडिट को ही टच कर लूं या क्लिनिकल गवर्नेंस को। अगेन अगर चाहिए हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा जरा डिटेल में हम बात कर लेंगे। लेकिन आप ये जरूर कर सकते हो कि प्रैक्टिस करने के लिए, आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। हाँ, तो आप अपने अपने एरिया में आइडेंटिफाई करें कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्टिंग या कोई ऐसा केस जिसमें क्लिनिकल ऑडिट हो, किसी की आईयूडी हो गई, फीटल डिस्ट्रेस हो गया, कोई पीपीएच हो गया, इस तरह के प्रॉब्लम, उसमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब ऑडिट आप अपने लेवल पे करने की कोशिश करें, ताकि फिर जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो प्रैक्टिस करने के दौरान में आपको कहाँ पे मसला हुआ, फिर ही आपको वो चीज समझ आ सकती है ज्यादा। तो आप पहले यानी प्री प्रेजेंटेशन वो आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर जो पोस्ट प्रेजेंटेशन वाली टेस्टिंग है उसमें कितना फर्क आया ये फिर आपने देखना होगा कि उसमें आपको जो एक्चुअली प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम आया उसमें किस तरह से आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा पॉप क्यू क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। इसको मैं शेयर कर रही हूँ आप सब लोगों के साथ। अच्छा, ये अगर जे पहले भी मैंने इसको दिया था, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा इसको मजीद जरा किया, इसमें चीजें ऐड की यूवी प्रोलैप्स के हिसाब से, क्योंकि अब ज्यादातर जो हम सिस्टम यूज करते हैं वो पॉप क्यू क्लासिफिकेशन वाला ही करते हैं। दो इन मैनी एरियाज इट इज स्टिल, अभी तक इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब भी आप यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले नॉर्मल जो वेजाइनल सपोर्ट्स हैं, पेल्विक सपोर्ट्स, उसका जानना बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज बेसिकली एक नॉर्मल जो पेल्विक एनाटमी है जिसमें उसकी क्या क्या सपोर्ट है, ये एक ओवरऑल पिक्चर उसकी शो करता है। सो जस्ट सी द रिलेशन ऑफ द ब्लैडर विद द यूट्रस एंड द एंगल ऑफ द यूट्रस विद दैट विद द वेजाइना, और उसके बाद फिर पीछे रेक्टम है, उसको कौन कौन से एरिया सपोर्ट करते हैं। बेसिकली द यूट्रस इज हैंगिंग इन बिटवीन द पेल्विस बाय द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट लिगामेंट्स जो कि फाइब्रस कंडेंसेशन की वजह से रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसमें जो अब ये इंटीमेटली रिलेटेड विद ईच अदर है, ब्लैडर एंड द यूट्रस। तो इसकी नॉर्मल एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन is being maintained by certain structure, facial and muscular supports, और इसकी एंटी फ्लेक्शन और एंटी वर्जन कीप द ब्लैडर इन प्लेस, यानी इसका जो यूरिथ्रोवेजाइकल एंगल है वो मेंटेन रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये यूरिथ्रोवेजाइकल एंगल इज वीकेंड ड्यू टू सम रीजन, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो इसमें इसकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहां पे यूरिथ्रल स्फिंक्टर, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर इज एट फॉल्ट। तो यूजुअली जो सपोर्ट जो है यूट्राइन सपोर्ट जो है, दिस इज मस्ट टू नो, ये आप चाहे पेशेंट डिस्कस कर रहे हो, चाहे आप एक्सटेंडेड टॉक्स वाले उस पे कर रहे हो, यू कैन बी आस्क्ड कि उसमें क्या सपोर्ट्स कितने लेवल की होती हैं। तो सबसे ऊपर सपोर्ट जो कि सर्विक्स के लेवल पे होती है, जिसको हम एपिकल कहते हैं, लेवल 2 की जो मिड लेवल पे है, और लेवल 3 की जो है कॉडल एंड सपोर्ट है। ठीक है, मैंने कर लिया, इसी को करना। तो कॉडल एंड सपोर्ट है जो बिल्कुल नीचे पेरिनियल बॉडी के करीब होती है। अब ये अलग-अलग काम नहीं कर रही होती, ये तो वो हैं जो लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स और डिफरेंट फेशियाज हैं, बट दिस ऑल स्ट्रक्चर्स ये डायनामिकली इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर, और एक इंटेग्रेटेड सपोर्ट जो है वो उस पेल्विक ऑर्गन को प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली दिस इज एन इंटेग्रेटेड सिस्टम ऑफ डिफरेंट लिगामेंटस, फेशियल एंड द
मस्कुलर सपोर्ट्स। तो इसमें ये एपिकल है जिसमें यूट्रोसेक्रल लिगामेंट आर द मेन supporting structure to keep the uterus in anti-flexion and anteverted position। अगर ये वीक हो जाएगी तो उसके सबसे पहले वो रिट्रोवर्टेड होना शुरू हो जाती है। दो नेचुरली भी 15% में रिट्रोवर्टेड यूटरस जो है वो नॉर्मली होती है। इसके अलावा जो उसकी लेटरल है दैट इज बीइंग सप्लाइड बाय द कार्डिनल लिगामेंट जो कि उसको लेटरल पेल्विक वॉल के साथ करती हैं। और इसके अलावा ये जो फिर सारा विजाइनल जो मिड विजाइना है दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय द रेक्टोविजाइनल सेप्टम, और उसके बाद उसकी जो फेशिया है बिटवीन द ब्लैडर एंड द विजाइना वो भी एक उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एट द लेवल 3 यानी जो बिल्कुल इसका नीचे प्यूबिक एरिया के करीब आ जाता है, पेरिनियल बॉडी के करीब आ जाता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो कि बल्बोकेवर्नोसिस मसल है, बल्बोस्पंजियोसिस मसल है, ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स हैं एंड पेरिनियल बॉडी इटसेल्फ, ये सारे हैं जो इसको लोअर लेवल की सपोर्ट देते हैं। तो इसको यहाँ से अगर आप देख लें तो ये पीछे इसको खींचने वाला जो स्ट्रक्चर है जिससे उसकी एंटीवर्जन मेंटेन रहती है और उसको पीछे खींचता है यूट्रो सर्वाइकल एंगल को, यूट्रो विजाइनल एंगल को, ये है यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स। मैम स्लाइड्स नहीं शेयर लाइट नजर नहीं आ रही क्या? नो मैम। एक मिनट मैं उनको बुलाती हूँ जरा आईटी वालों को। तो मेरा ख्याल था शायद आपको भी शो हो रही है। ये स्लाइड शेयर नहीं हो रही, मेरा ख्याल था मैंने कर लिया, वो शेयर हो रही है लेकिन वो शेयर ये मैंने नहीं किया। ये वाली स्क्रीन है ना? नहीं हाँ यही है, ठीक है। पीओपी जो हाँ ठीक है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब कंफर्म करें शेयर हो? हाँ जी, अब सबको शेयर हो रही है, सबको नजर आ रही है? यस मैम। इसको थोड़ा सा परे करते हैं ताकि वो बस ठीक है। तो ये हमने अभी बात कर ली है लेवल 1, 2, 3 की जो है ये, बल्कि हाँ आपको तो पहले स्लाइड नजर नहीं आ रही थी। तो ये यूट्रोसेक्रल लिगामेंट है जो पीछे, और साइड पे कार्डिनल लिगामेंट जो उसको सपोर्ट देते हैं। तो सबसे पहले कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम हो उसको जानने से पहले, यूवी प्रोलैप्स को समझने से पहले और उसकी मैनेजमेंट डिसाइड करने से पहले उसमें ये हम देखते हैं कि कहाँ का प्रोलैप्स है और व्हाट स्ट्रक्चर्स कैन गो रॉन्ग, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर वीकन हो जाएगा उसके हिसाब से उसका प्रोलैप्स टाइप हो। यानी अगर एक्सक्लूसिवली यूट्रोसेक्रल लिगामेंट का की वीकनिंग है तो यूट्रस कैन सैग डाउन, और उसमें बाकी चाहे चीजों का प्रोलैप्स हो या ना हो, इंटीरियर पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल का प्रोलैप्स हो या ना हो, यूट्रस विल सैग डाउन। और इसी तरह से जो लेवल 1 सपोर्ट की हमने बात कर ली, और अब लेवल 2 सपोर्ट है। ये बेसिकली इसमें कोई लिगामेंट्स लेवल 2 सपोर्ट्स के लिए नहीं होते, लेकिन फेशिया है जिसके जो खास तौर पे जो बिटवीन द विजाइना एंड द ब्लैडर एंड बिटवीन विजाइना एंड रेक्टम, जो कि प्यूबो सर्वाइकल है और रेक्टोविजाइनल फेशिया है, और ये अल्टीमेटली फ्यूज करता है ओवर द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल। तो इस फेशिया की स्ट्रेंथ, क्योंकि फेशिया एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फेशिया जो है वो अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो फेशिया को आप ये ना समझें कि इट इज जस्ट लाइक अ मेम्ब्रेन या क्या, उसकी अच्छी खासी सपोर्ट होती है अगर उसमें कोई कंजेनिटल या कोई एक्वायर्ड वीकनिंग ना हो, तो जो कि विद एज, विद पैरिटी, विद डिलीवरीज ये सब चीजें हो सकती हैं। हेलो हेलो अच्छा, अब ये जो हम इसके लेवल 2 की बात कर रहे थे, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम और ये विजाइना, अब ये है वो फेशिया जो कि रेक्टोविजाइनल फेशिया और यहाँ पे प्यूबो सर्वाइकल फेशिया जो कि सपोर्ट देता है।
लेवल 3 सपोर्ट इज बाय द पेरिनियल बॉडी, जो और पेरिनियल बॉडी में एज यू ऑल नो कि इस सारे वो मसल्स आके इंसर्ट होते हैं, और ये एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू मैस है विच इज अंडर द लोअर थर्ड ऑफ द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, सो इट्स नॉट एक्सक्लूसिवली लिमिटेड टू द स्किन ओनली। पेरिनियल बॉडी से हमारा मतलब अमूमन ये होता है कि ये स्किन जो है वो, लेकिन ये तकरीबन लोअर 1/3 ऑफ पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल तक ये एक्सटेंड करता है, एंड इट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें मसल्स फेशियाज आके इंसर्ट करते हैं, और ये पोस्टीरियर वेजाइनल फेशिया, फाइबर्स ऑफ द लिवेटर एनाई एंड द ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, इन सब की इंसर्शन साइट है पेरिनियल बॉडी। दैट इज व्हाई इन ऑल टाइप्स ऑफ प्रोलैप्स सर्जरीज it is mandatory to reconstruct the perineal body, क्योंकि पेरिनियल बॉडी को अगर आप रिस्टोर नहीं करते उसकी लेंथ और स्ट्रेंथ को दोनों को, तो उसमें रिकरेंस के चांसेस होते हैं। अब लेवल 3 सपोर्ट जो है ये इसमें जो कंपोनेंट्स हैं लिवेटर एंड आई मसल्स के, बिकॉज दिस इज इंसर्टेड इनटू द पेरिनियल बॉडी, प्यूबोरेक्टालिस मसल, प्यूबोकॉक्सिजियस मसल एंड इलियोकॉक्सिजियस मसल जो कि इसमें आके इंसर्ट होंगे। जो बल्बो कैवर्नोसिस मसल एंड बल्बोस्पंजियोसिस एंड द ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स वो इससे भी नीचे होते हैं। नीचे का मतलब ये कि ऊपर ये होंगे और नीचे ये होंगे, उसके बाद फिर कनेक्टिव टिश्यू एंड द स्किन, तो इसमें ये तकरीबन 2 लेयर्स बन जाती हैं। तो इसमें ये एक ओवरव्यू है, ये आप लेटर ऑन भी देख सकते हो। तो जो हमारी एक ट्रेडिशनल जो अब तक का सिस्टम था ऑफ क्लासिफाइंग द डिग्री ऑफ प्रोलैप्स इज बेस्ड ऑन दिस, जो कि इसमें जो है वो फर्स्ट डिग्री है जब ये इसके अमूमन सर्विक्स इस जो इसका हम करते हैं वो सर्विक्स जो है वो स्किल स्पाइन के लेवल पे होती है, तो जब ये उससे नीचे आ जाएगी तो ये फर्स्ट डिग्री है, बट स्टिल विद इन द विजाइना। ये भी 2 स्टिल विद इन द विजाइना बट द सर्विक्स अप्रोचेस टू नियर टू द हाइमन, तो ये सेकंड डिग्री होगा। और ये फिर जब इसके बाद में आ जाए तो थर्ड डिग्री, और जब पूरे का पूरा बाहर हो तो प्रोसीडेंशिया। ये हमारी एक ट्रेडिशनल और टाइम लॉन्ग प्रैक्टिस्ड हमारी क्लासिफिकेशन सिस्टम है, एंड दिस इज बेसिकली सेम जिसको बेडन वॉकर क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। तो 0 स्टेशन इज ऑलवेज एट द लेवल ऑफ स्किल स्पाइन्स। फिर इसको हम -1, -2, -3 के उस पे इस तरह से हम करते हैं। तो इसमें ये फर्स्ट डिग्री, फिर उसके बाद सेकंड डिग्री जो है वो टू द लेवल ऑफ हाइमन, फिर ये जो है वो बाहर जब आएगा 1 to 2 सेंटीमीटर, तो ये सेकंड डिग्री, जब पूरे का पूरा थर्ड डिग्री, और उसके बाद जब पूरे का पूरा बाहर होगा तो प्रोसीडेंशिया। बट why the POPQ classification has to be in practice? क्योंकि ये एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है और साइट स्पेसिफिक सिस्टम है जिसमें एग्जैक्टली आप क्वांटिफाई कर देते हो टू द प्रिसीजन ऑफ सेंटीमीटर्स के इसमें किस लेवल पे कितने सेंटीमीटर पे कौन सा जो है वो सर्विक्स कहाँ पे है। तो ये चीज हमें बहुत हेल्प करती है इन डिसाइडिंग द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ द सर्जरी। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हम एक स्टैंडर्ड के तौर पे लेते हैं। एंटीरियर पॉइंट्स हैं, एपिकल पॉइंट्स हैं, पोस्टीरियर जो पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल पॉइंट्स हैं वो हैं, और फिर हम इसमें एक ग्राफ बनाते हैं जिसको हम टोपोग्राफी कहते हैं। तो ये जो है ये फिर इससे फिर हम स्टेजिंग का अंदाजा लगाते हैं, इसको हम आगे जाके भी डिस्कस करते हैं। तो इसका फायदा जो है वो क्वांटिफाई हम कर देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल फॉलोअप के लिए ये यूज हो सकता है, यानी हमने सर्जरी की या सर्जरी ना भी की, तो सपोज अगर POPQ क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये स्टेज 1 में था, हमने उसको नॉन सर्जिकल मेथड्स या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे पेशेंट को भेजा घर, उसको एक्सरसाइजेस बता दी, डिफरेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड ऑल दैट। हमने उसको 3 महीने या 6 महीने के बाद रीअसेस किया, तो POPQ क्लासिफिकेशन से हमें पता चल जाएगा कि ये 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर प्रोलैप्स हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर प्रोलैप्स विजुअली अकॉर्डिंग टू द ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें एक ही जैसा लगेगा। लेकिन अगर हम POPQ क्लासिफिकेशन के हिसाब से करेंगे तो हमें उसका फर्क, उसकी एग्रीवेशन और या उसका जो प्रोग्रेशन है वो हमें पता चल जाएगी कि नहीं ये 1 सेंटीमीटर से बढ़ के अब 2 सेंटीमीटर का प्रोलैप्स हो गया। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म फॉलोअप की बात आ जाती है, इवन आफ्टर द सर्जरी टू डिटेक्ट द रिकरेंस।
फिर उसके बाद सर्जिकल रिपेयर का तो फॉलो अप हमने बात कर ही ली है। और उसके अलावा इसमें देखो जो पुरानी क्लासिफिकेशन सिस्टम थी उसमें मैं अगर क्लासिफाई तो उसमें कोई डिफरेंट रिजल्ट होगा, आप क्लासिफाई करेंगे उसमें डिफरेंट रिजल्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जी कोई क्वेश्चन है आपको, जहां जिस स्टेप पे कोई चीज समझ ना आए, देयर एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। तो इसमें बेसिकली हर जो एग्जामिनेशन करने वाला है, इंटर ऑब्जर्वर और इंट्रा ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी इसमें बहुत अच्छी यानी होती है, यानी एक से दूसरा बंदा अगर कर रहा है तो वो भी वही रिजल्ट निकालेगा जो पहले बंदे ने निकाला। तो इसमें हर एक की फाइंडिंग एक ही जैसी होगी। फिर उसके अलावा तो बाकी साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से उसकी चीजें आ जाती हैं। अब लिमिटेशंस में अगेन डेफिनेटली हम देख के हमने क्लासिफाई कर दिया, वेरी इजी टू डू, कन्वीनियंट भी है, लेकिन इसको करने में डेफिनेटली एग्जामिनेशन करने वाले की मेहनत तो लगती है। तो डिफिकल्ट टू लर्न, लर्निंग अभी तक इसकी डिफिकल्ट है। और इसमें जो ओवरऑल इस सिस्टम को अडॉप्ट करने का जो रेट है वो भी जस्ट 40% है, हमारी कंट्री में इससे भी कम है। ये है इवन जो हम जहाँ पे ये सिस्टम है वहां पे भी इसकी अडॉप्शन इतनी है। इसके अलावा the system does not identify unilateral or asymmetrical defects, यानी ये जो चीजें हैं इसमें ये डिफेक्ट आइडेंटिफाई नहीं होते। अगर यूनिलैटरल प्रॉब्लम भी हो सकता है, किसी कोई ऐसा पेल्विक ट्रॉमा या जिसमें सिर्फ एक साइड का कोई लिगामेंट या मसल्स या उसमें कोई डिफेक्ट हुआ तो उसकी वजह से ऐसा हो जाए। पेशेंट पोजीशन अफेक्ट्स रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये दूसरे सिस्टम में भी होता है और इस सिस्टम में भी होता है, यानी पेशेंट का सुपाइन पोजीशन में degree of prolapse would be somewhat different from what is being tested if the patient's head end is raised to 45 degrees angle, or if the patient is standing or sitting or in squatting position. तो उसमें जो gravitational pressure होता है that does affect the degree of prolapse. तो इसलिए जो है इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम मैक्सिमम स्ट्रेनिंग ये नाश्ता करवाऊं बेटे। अच्छा, इसमें इसीलिए जब सुपाइन पोजीशन में भी पेशेंट को टेस्ट किया जाता है तो उसमें भी पेशेंट के जो डिफरेंट इसमें कुछ चीजें हैं वो टेस्टेड होती हैं विद द मैक्सिमम स्ट्रेनिंग एट रेस्ट एंड एट स्ट्रेनिंग। अब एट रेस्ट हमने क्या चीजें करनी होती हैं और ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करते हैं। So patient has to be placed in the dorsal lithotomy position. एक मिनट में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इसको अब हम इस तरह डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में हमें इसको अप्लाई कैसे करने के डमी पे आ जाए। बात कर रही हूँ फर्स्ट you have to know the फिर आपको एंड में दोबारा हम पूछेंगे, फिर आप दोबारा रिपीट करेंगे, तो अभी से उसी तरह से ही डिस्कस। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम सिनेरियो किस हिसाब से इसमें आ सकता है, ठीक है। तो इसको रैपिडली हम थोड़ा सा कवर कर लें, फिर मैं आपको उसके बाद में एक ग्राफ बेसिकली जो आपको आ सकता है सिनेरियो वो ये पॉप-क्यू क्लासिफिकेशन से रिलेटेड के पेशेंट की जो है वो मेजरमेंट डिफरेंट जो A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट और TVL और उसका जो जेनिटल हाइएटस है वो ये हैं। आप इसका ग्राफ बनाएं, उसकी टोपोग्राफ बनाएं, या दूसरे तरीके से ये भी आ सकता है कि आपको एक्चुअली वो मैप दिया होता है, वो ग्राफ आपको दिया होता है, प्रोवाइड किया होता है कि ये टोपोग्राफ है एक पेशेंट का जिसको प्रोलैप्स की हिस्ट्री है फॉर उसकी एज और पैरिटी और उसके हिसाब से बता के कोई रिस्क फैक्टर उसमें है या नहीं है, दैट डिपेंड्स कि उसको में देते हैं या नहीं देते, और उसको हिस्ट्री है प्रोलैप्स की, उसको यूरिनरी प्रॉब्लम है या नहीं है, दैट कैन बी एडिड और दैट कैन बी सब्सट्रैक्टेड। फिर उसमें फिर आपको एक टोपोग्राफ प्रोवाइड करके, यानी वो जो ग्राफ होता है उस पे बना हुआ होगा कि ए पॉइंट इधर है, जो ए बी पॉइंट है वो इधर है, सॉरी बी ए पॉइंट इधर है, ए जो है वो इधर है, सी इधर है, डी इधर है, और टीवीएल इतना है, जीबी इतना है, जेंटल है, जीएच इतना है, और इसके अलावा जो पेरिनियल बॉडी है वो इतनी है। आप इसका बताएं अब इसमें क्या इसकी फाइनल कंक्लूजन कितनी है, यानी आप ये किस डिग्री का प्रोलैप्स है और आप इसको मैनेज कैसे करेंगे। यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड भी डिफरेंट है कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब एक्सटेंडेड टॉक्स में तो जरा सवाल ज्यादा ही होते हैं, तो वो ग्राफ देके आपने देखना होगा कि अब ये कौन सी डिग्री का प्रोलैप्स बन रहा है। फॉर दैट यू हैव टू नो द क्लासिफिकेशन।
और उसके बाद फिर ये कि अब ये है इसका ये वाला इसका डिग्री बन गया, तो अब इसमें क्या आपका वर्कअप क्या होगा, इसमें आपकी जो है वो इसमें मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या होंगी। अगर पेशेंट जो है वो हर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड शी वांट्स टू गो फॉर द सर्जिकल ऑप्शन, तो आप उसमें सर्जरी इस पेशेंट की इस एज पे इस पैरिटी के साथ उसकी विशेज ऐसी हैं, उसकी कोमॉर्बिडिटी ये है और उसके ये सारी चीजें हैं, उसका लाइफस्टाइल ये है, यानी कुछ ऐसे मैनुअल वर्कर्स होते हैं जिनका लाइफस्टाइल आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई फील्ड वर्कर आपके पास खातून आती है एंड दिस इज अ कॉमन सिनेरियो इन द विमेन लिविंग इन द विलेजेस, तो फिर आप उसमें क्या करोगे। तो ये इवन पेस्ट्री इंसर्शन के लिए भी कुछ आपके पास से प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि वो आप पेशेंट जो कंप्लाइंट नहीं होती आप उनको पेस्ट्री इंसर्शन नहीं करते, तो उसमें फिर आपका आप कौन सी सर्जरी करोगे उसके बाद उसका फॉलो अप होगा। और इट कैन बी पुट इन एन अदरवाइज पैटर्न कि ये पेशेंट जो है वो अभी सर्जरी के लिए फिट नहीं है, तो आप इसको क्या क्या ऑप्शंस ऑफर कर सकते हैं। सो दिस इज अ सिनेरियो जो कि जिसको आप इस तरह से कर सकते हैं। ये काफी है या हम इसको मजीद अभी मैम लास्ट टाइम एक आया था जिसमें ये था टीचिंग स्टेशन पे रखा हुआ था इस्लामाबाद सेंटर में, और उन्होंने बोला था कि आपने जूनियर को पॉपक्यू मेजरमेंट्स पूरी की पूरी लेके बतानी हो, जैसे हम रूलर से करते हैं, पूरा करना था, उसको सिखाना था कि कैसे वो लेते अभी हम करते हैं, वो उसको भी हम कवर करते हैं कि उसको कैसे करना होता है। बेसिकली जब आप एक टीचिंग स्टेशन पे होते हैं तो आपने कुछ जो एक तो सबसे पहले जो एक जरूरी चीजें होती हैं पहले वाली, उसकी मैं तफसील में नहीं जाती, लेकिन ये है कि जैसे पॉपक्यू क्लासिफिकेशन है, आप पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स बताओगे, आप ये बताओगे पॉपक्यू होता क्या है, ये किन कंडीशन में यूज होता है, इसके फायदे क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है, उसके लिए भी आपको बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। तो ये सारी चीजें बता के देन यू कम टू द एक्चुअल पॉइंट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग इट। आप उसमें जो मैनिकिन आपके पास दिया हुआ है, जो मॉडल आपके पास दिया हुआ है, आप उस पर डिफरेंट पॉइंट पहले उसको इलस्ट्रेट करोगे कि ये वाला पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये डी है, हमने इनको ये हैं, इसके एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन है। इस पे हमने फिर मेजरमेंट उसके जो स्केल आपको कौन सा दिया हुआ था, जो स्केल नहीं दिया हुआ था और खुद से बनाना था, उसको शो करना था हाथ में पेपर वो पकड़ कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ अभी, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इसको उस तरह फिर आपने एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है कि ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे तो ये पॉइंट ए है। फिर आपने सिर्फ ये बताना करना ही नहीं है, ये करके अगर तो क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आप करके दिखाएं, तो फिर वो करके दिखाने वाला सेगमेंट तो कम है, अलबत्ता आपने सिर्फ करके दिखाना है और उसको साथ साथ डिस्क्राइब भी करना है। और उसके बाद आप कैंडिडेट को यानी आप अपने ट्रेनर को कहोगे जो आपका सब्जेक्ट है या रोल प्लेयर है, आपने उसको फिर कहना है कि अब मुझे करके दिखाओ। ये फीडबैक होता है स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट का फीडबैक लेना, यानी जिसको आप पढ़ा रहे हो वो आपका स्टूडेंट है और आप एग्जामिनर के स्टूडेंट हो। तो जो ट्रेनर है यानी जो आपका अपना स्टूडेंट जिसको आप पढ़ा रहे हो, फिर आपने उससे करवा के भी देखना है कि ताकि उस आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि उसके समझने में या करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो देयर योर स्टेशन एंड्स के आपने फिर उस हद तक उसको करना है। तो ये तो बहरहाल ये हो गया इसका। अब उसमें करना कैसे है, अब ये चीजें भी, अब ये जो स्टेशन था आपका कि उसको बताना है, तो आप ये चीजें उसको पहले बताओगे कि ये वाले पॉइंट्स हैं, उससे जो भी आपका मैनिकिन था कि ये वाले पॉइंट्स हैं और इसको ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये आपने प्रोलैप्स को रिड्यूस करके, और पेशेंट स्ट्रेन नहीं कर रहा होता फिर आपने उसको करना होता है, पेशेंट डोर्सल लिथोटमी पोजीशन में होता है और ये एट रेस्ट करने होते हैं। ये वाले पॉइंट्स आपने पॉइंट ए एंड ये पोस्टीरियर वॉल पे है, ये एंटीरियर वॉल पे है, ये जेंटल हाइएटस, पेरिनियल बॉडी एंड टिबियल, क्योंकि इसका स्ट्रेनिंग से ताल्लुक नहीं होता, ये एज इट इज मेजरमेंट है, एनाटॉमिकल मेजरमेंट्स है। और ये चूंकि दो फिक्स्ड स्ट्रक्चर हैं, इसमें भी स्ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती। फिक्स्ड मीन्स के इनकी जगह एक ही रहती है, चाहे अंदर चाहे बाहर, लेकिन ये एक ही रहती है। अब जो मैक्सिमम स्ट्रेन के साथ आपने करना है वो बाकी पॉइंट्स हैं, जो बी ए होगा, बी पोस्टीरियर होगा और उसके बाद सी और डी, क्योंकि ये प्रोलैप्स करते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो प्रोलैप्स करेंगी, अगरचे ए और ए भी प्रोलैप्स करता है, लेकिन वो फिक्स इसलिए कि ये हमेशा 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ही होता है फ्रॉम द हाइमन, तो इसलिए इनको फिक्स कहा जाता है। अदरवाइज फिक्स नॉट इन अ सेंस कि ये प्रोलैप्स नहीं करते, करते हैं। अब जो बाकी जो 4 पॉइंट्स हैं वो आपने जो है वो
वो भी आपने मार्क करके बताने हैं, या आप सारा कुछ अपने ट्रेनर को बता रहे होगे कि इसको हमने करना इस तरह से है, उसकी प्री रिक्विजिट्स ये हैं, उसकी पोजीशन बना आपने ये बनानी है। अब जो आपने मार्क करना है वो आपने पॉइंट ए एंटीरियर वॉल पे, जो कि यहाँ से लेके इसको मैं देखती हूँ यहाँ पे, तो ये जो नहीं, मेरा ख्याल है इस पे ज्यादा बेहतर है। ये आपने हाइमन से लेके, हाइमन इज द जीरो जो है वो आपका बेसिकली 0 पॉइंट आप इसमें लेते हो। 0 पॉइंट वैसे उसका जो हमारी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन थी प्रोलैप्स के हिसाब से आप उसमें जो है वो स्किल स्पाइन्स को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो लैंडमार्क होता है 0 वाला, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द हाइमन और हाइमेनल रेमनेंट। हाइमेनल रेमनेंट ही होते हैं मैरिड विमेन में। तो ये है जो एंटीरियर वॉल पे पॉइंट ए है, ये 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस के सेंटर से लेके, वो तकरीबन करीब ही हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर। इसी तरह का पॉइंट ए जो है पोस्टीरियर वॉल में, वो पेरिनियल बॉडी या पोस्टीरियर हाइमन के सेंटर से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर तक है। उससे ऊपर लेके जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट यहाँ से लेके ऊपर एक्सटेंड करता है सी तक, यानी सी इज फॉर सर्विक्स और डी इज फॉर पाउच ऑफ डगलस। अब डी इज ऑलवेज ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर मोर देन द सी पॉइंट। ये हमेशा पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल जो है वो 2 सेंटीमीटर लंबी होती है एज कंपेयर टू एंटीरियर वेजाइनल वॉल। तो ये डी जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपने एंटीरियर वॉल पे ये वाली सारी चीजें देख ली, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब ये जो पॉइंट बी है, ये जब प्रोलैप्स करता है और पॉइंट ए यहाँ पे ही रहे, तो ये होगा सी। इसको हम आगे जाके भी जरा थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अब सबसे ऊपर है पॉइंट ए, बी एंड सी। फिर उसके बाद सेंटर में ये टोपोग्राफ है जिसके हिसाब से हमने इसको करना होता है। जेनिटल हाइएटस है कि इसकी कितनी लेंथ है, ये जेनिटल हाइएटस की। पेरिनियल बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक, एनस तक। फिर जो टोटल वेजाइनल लेंथ है वो पोस्टीरियर हाइमन से लेके यहाँ तक ऊपर तक ये टोटल वेजाइनल लेंथ है। फिर पोस्टीरियर वॉल पे पॉइंट ए अगेन 3 सेंटीमीटर और पॉइंट बी और पॉइंट डी जो बिल्कुल अपर मोस्ट पार्ट है। तो ये तो हो गया इसका जो टोपोग्राफी होती है। और इसके अलावा अब जो जेनिटल हाइएटस है, बेसिकली अब इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब इन डिटेल इसलिए कर रही हूँ कि ये फिर आपने सारी चीजें अपने ट्रेनर को बतानी होंगी। तो ये मिडल ऑफ एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस से लेके पोस्टीरियर हाइमन तक जो है वो जेनिटल हाइएटस है, यानी एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस यहाँ से होगा और ये पीछे जहाँ पे पूरा ये इसको वेजाइनल ओरिफिस को इंक्लूड करते हुए ये पोस्टीरियर हाइमन तक जेनिटल हाइएटस है। फिर पेरिनियल बॉडी जो है वो पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ जेनिटल हाइएटस, यानी वही पोस्टीरियर जो उसका है हाइमन का पॉइंट से लेके मिड एनल ओपनिंग तक, यानी एनस की जो ओपनिंग है उसके मिडल तक, ये पेरिनियल बॉडी होगी। फिर टोटल वेजाइनल लेंथ जो कि यहाँ से लेके जो है इसकी पोस्टीरियर हाइमन से लेके ऊपर पाउच ऑफ डगलस तक, और सी जो है वो इसकी ये मेजरमेंट है विदाउट स्ट्रेनिंग। अब पॉइंट ए और जो पोस्टीरियर है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पॉइंट बी भी हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो वॉल्ट प्रोलैप्स के साथ आते हैं, उन पेशेंट्स में पॉइंट डी ओमिट हो जाता है, क्योंकि उस तरह से पॉइंट डी रहता नहीं है। सिर्फ ये जो विजाइनल वॉल्ट का एरिया होता है वो दैट इज कंसिडर्ड टू बी पॉइंट सी, उसमें डी ओमिट हो जाएगा। दिस हैज टू बी कन्वेड टू योर ट्रेनर, ठीक है। तो पाउच ऑफ डगलस का तो खैर आपको समझ आ गई ना कि अब ये वो टोपोग्राफ है। अब ये आपने उसको ड्रॉ करके बताना है। अब टोपोग्राफ में ये है जो कि इनसाइड द वेजाइना है, ये वेजाइनल जो है वो ये सारा ये माइनस में आते हैं। जो आउटसाइड द सॉरी ये हाइमन को हम 0 स्टेशन के तौर पे लेके, हाइमन से ऊपर वाला जो है पॉइंट्स वो माइनस में है, हाइमन से बाहर वाले जो पॉइंट्स हैं वो प्लस में है। तो अगर इसका ये मतलब है कि ये पॉइंट ए यानी यूरिथ्रा का कोई प्रोलैप्स नहीं है, सो पॉइंट ए इज इन इट्स नॉर्मल पोजीशन एट -3, उसकी नॉर्मल पोजीशन विदाउट प्रोलैप्स इज इन -3 पोजीशन। लेकिन जो पॉइंट बी है, अब सी भी इसका जो है वो
इसका यहाँ पे है, लेकिन पॉइंट बी जो है वो पूरे का पूरा बाहर है, एंड दिस इज आउटसाइड अप टिल +3। ये +3 पे आ गया पॉइंट बी। अब जो पॉइंट जो बी पोस्टीरियर वॉल में है, दैट अगेन इज -2। इसको -2 पे हम इसलिए कहेंगे कि पॉइंट ए, अगर ये फर्ज किया पॉइंट बी का प्रोलैप्स नहीं है, इसको जरा समझना बहुत जरूरी है। इसमें थोड़ा सा हम टाइम लगा लेते हैं, चाहे हम बाकी पूरी प्रेजेंटेशन ना भी कर सके, वो नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे। तो ये जो है, ये जब पॉइंट बी प्रोलैप्स होता है तो इसका लोएस्ट, सबसे जो नीचे वाला पोर्शन है, सपोज इसका भी ये नीचे होता, तो उसका सबसे जो लोएस्ट पार्ट है उसको हमने मेजर करना है, और ये हम मेजर कर रहे हैं स्केल के साथ, यानी हमने यहाँ से लिया और अंदर तक हमने देखा -3 तक वो पॉइंट ए था। ठीक है, जो -3 तक का लेवल है वो पॉइंट ए है। पीछे भी -2 या 3, इसको हम इसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा विजाइनल वॉल लैक्सिटी या पेरिनियल बॉडी शॉर्ट होने की वजह से इसकी जो है ये पॉइंट जो एंटी ए है ऑन द पोस्टीरियर वॉल हैज a little bit low, otherwise normal position of point A in the posterior wall should be at -3। तो बहरहाल ये एक टोपोग्राफ है जिसपे आपने कंक्लूजन ड्रॉ की। जो मैं बात आपको बता रही थी वो ये कि पॉइंट बी जब बाहर होगा तो इसका सबसे निचला वाला पोर्शन जो है ना, वो आपने देखना है कि कितना बाहर है, यानी हाइमन से कितना बाहर है। आपने ये नहीं देखना कि ये पूरे का पूरा यहाँ से लेके कितना बाहर है, आपने सिर्फ उसको हाइमन के पॉइंट, यानी हाइमन से लेके आपने उसको मेजर करना है कि ये कितने सेंटीमीटर बाहर है। दैट विल बी द पॉइंट ए इन anterior vaginal, point B in anterior vaginal wall, and that is +3। C जो है वो -5 पे है। पॉइंट अब चूंकि यहाँ का प्रोलैप्स कोई नहीं है, ये नॉर्मल इसका एंगल है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी इन पोस्टीरियर वॉल आर सेम, यानी ये भी -2, ये ऊपर देखेंगे -2 है, ये भी -2 है, और ये पॉइंट बी भी -2 पे ही होगा, यानी इसका कोई प्रोलैप्स नहीं है। जब इक्वल हो जाए तो कोई प्रोलैप्स नहीं है। अगर फर्ज किया ये पॉइंट ए तो यहाँ पे होता, लेकिन ये पॉइंट बी थोड़ा सा इधर आ जाता है, यानी ऐसे, ये मेरा कर्सर आपको सबको नजर आ रहा है, ये कर्सर नजर आ रहा है सबको, जो एरो है। हाँ, तो ये जो पॉइंट बी है, ये दोबारा मैं लाती हूँ, ये वाला जो पॉइंट बी है, बोलने में भी ये भी मिक्स हो रहे हैं, तो ये जो पॉइंट बी है, अगर ये फर्ज किया ये पॉइंट ए से थोड़ा सा नीचे इस तरह से आ जाए, तो फिर पॉइंट बी होगा एट -1, पॉइंट ए होगा -2, पॉइंट बी होगा -1। लेकिन चूंकि यहाँ पे पॉइंट ए और बी दोनों एक ही जगह पे हैं, तो इसलिए ये -2 दोनों पे हम करेंगे। अब अगर फर्ज किया इधर एंटीरियर वेजाइनल वॉल पे इसका प्रोलैप्स ना होता, यानी जिस तरह से ये पीछे है उसी तरह से पॉइंट बी आके इधर जुड़ जाता, तो यहाँ पे भी पॉइंट ए और बी -3 ही होते, यानी इक्वल होते। नाउ कमिंग टू द टोपोग्राफ, अब इसमें ये देखो, इसके हिसाब से पॉइंट ए -3, पॉइंट बी बाहर आ गया, तो अब ये +3 पे है, पॉइंट सी -5 पे है ये वाला, और जो जेंटल हाइएटस है वो तो मेजरमेंट पैसे दी हुई है, वो तो दी हुई होती है। अगर आपको इस तरह का टोपोग्राफ, ये भी हो सकता है कि सिर्फ यही वाला कॉलम हो, ये भी हो सकता है कि सिर्फ ये टोपोग्राफ हो यानी ग्राफ हो, ये टेबल भी हो सकता है, ये ग्राफ भी हो सकता है, एंड यू कैन बी टेस्टेड ऑन दैट। फिर जेंटल हाइएटस है वो 4 सेंटीमीटर है, पेरिनियल बॉडी 2 सेंटीमीटर है, यानी कम है, पेरिनियल बॉडी शॉर्ट है, ये जो है ये एनस है, और पेरिनियल बॉडी में वैसे ही शॉर्ट लग रही है वो देखने में भी, इसीलिए पॉइंट ए जो है वो नीचे आ गया। तो पेरिनियल बॉडी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे माइनस वो नहीं है इसलिए कि ये एक न्यूट्रल पोजीशन में होते हैं। टोटल वेजाइनल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक टोटल वेजाइनल लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ये भी उन्होंने खुद से मेजर करके इसमें दी, ये इट इज नॉट शोन इन द ग्राफ। फिर पॉइंट A in posterior wall is at -2, जैसा हमने देख लिया, पॉइंट B in posterior wall is -2, जैसा कि हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो ये कौन सा प्रोलैप्स बना, जस्ट लेट मी नो इसके हिसाब से। हाँ जी, ये कौन सा प्रोलैप्स बना? इंटीरियर कंपार्टमेंट, इंटीरियर कंपार्टमेंट।
लेकिन कौन सा डेफिशिएंट पेरिनियम क्या नहीं वो ठीक है, लेकिन पॉइंट ये जो पॉइंट डेफिशिएंट पेरिनियम है, ठीक है, डेफिशिएंट पेरिनियम इज देयर, लेकिन ये वाला जो बल्ज है ये कौन से प्रोलैप्स को शो कर रहा है? हाँ, सिस्टोसील। ये अब हमें इस ग्राफ को देखने से पता चल गया कि यूट्राइन डिसेंट कोई ऐसा मार्क नहीं है, क्योंकि टोटल वेजाइनल लेंथ थी 8 और ये है जो सर्वेक्स है वो -6 पे है, तो कोई ऐसा फर्क नहीं है। 2 सेंटीमीटर वैसे ही कम होता है, सॉरी -5 पे है, लेकिन इतना कोई फर्क नहीं है। तो बाकी पॉइंट ए और बी भी अपनी जगह पे ही है, पॉइंट ए एंटीरियर वॉल भी अपनी जगह पे है, यानी अगर इसका भी प्रोलैप्स होता तो ये हमें फिर पता होता कि ये यूरिथ्रोसील है। मैडम ये पोस्टीरियर वॉल का है ना, हम तो पॉइंट ए हमेशा 3 सेंटीमीटर लेते हैं, तो ये इन्होंने 3 सेंटीमीटर, देखो ये -3 सेंटीमीटर है ना, ये मैं वही बता रही हूँ कि पॉइंट ए जो है ये -2 पे है पोस्टीरियर वॉल का, दैट इज ड्यू टू शॉर्ट पेरिनियम। ठीक है, शॉर्ट पेरिनियम। अगर पेरिनियल बॉडी के, क्योंकि पेरिनियल बॉडी इज अ बिग सपोर्ट फॉर द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, ये तो आपको अभी हमने देखा है कि ये तकरीबन लोअर 1/3 ऑफ पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल तक पेरिनियल बॉडी जाती है, ये सिर्फ एक सुपरफिशियल स्ट्रक्चर नहीं होता। और उससे अगर हम टोटल वेजाइनल लेंथ लें 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है तकरीबन ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक पेरिनियल बॉडी के ही स्ट्रक्चर्स होंगे, जिसमें डिफरेंट लिवेटर एंड आई के कंपोनेंट, डिफरेंट सुपरफिशियल पेरिनियल एंड द डीप पेरिनियल मसल्स आके इंसर्ट हो रहे हैं, तो पेरिनियल बॉडी उसी से बनती है। लेकिन डेफिशिएंट पेरिनियम का मतलब है कि वो सारे स्ट्रक्चर्स वीकन है, सो इट कैन बी कॉल्ड एज माइल्ड लैक्सिटी बट नॉट इन अ ट्रू सेंस रेक्टोसील, या वो वाली चीज उसमें नहीं होगी, क्योंकि अगर ये पॉइंट बी भी नीचे आ जाता तो फिर ये रेक्टोसील बन जाता। सो दिस इज अ केस ऑफ सिस्टोसील। ठीक है, सिस्टोसील है। अब इस ग्राफ को देखने से हमें पता चल गया कि ये प्रोलैप्स कितना है और कौन सी डिग्री है और कौन से वॉल का ये प्रोलैप्स है। तो अब हम इसके या अगर आप सिर्फ इस टेबल को देखें, तो इस टेबल को देखने से भी जो है वो आपको पता चल जाएगा कि ये हो सकता है ये टेबल आपको दिया हो और वो कहीं आप इसका ग्राफ बनाएं या इस पे कंक्लूड करें कि ये कौन सी प्रोलैप्स है, तो उससे भी आपको सिर्फ बी पॉइंट इन एंटीरियर वॉल +3 का मतलब ये है कि ये सिस्टोसील है। क्योंकि मैम ये पूछ रहे हैं कि आप ये बता रही हैं डेफिशिएंट पेरिनियम हम कब बोलेंगे और शॉर्ट पेरिनियम हम कब बोलेंगे? बस इसमें जो है वो शॉर्ट पेरिनियम, क्योंकि देखो पेरिनियम की लेंथ अमूमन 3 to 4 सेंटीमीटर होती है, एक एडिक्वेट जो लेंथ होती है पेरिनियल बॉडी की, तो इसमें शॉर्ट पेरिनियम आप कह सकते हो, और बाकी इसमें पेरिनियल बॉडी 2 सेंटीमीटर है ना, तो वो शॉर्ट है, और इसके अलावा इसमें सिस्टोसील है। बस ये है इसकी कंक्लूजन। ठीक है, सिर्फ मैं आपको ये ग्राफ रीड करना, क्योंकि ये फिर आपने जब अपने ट्रेनर, अब ये देखो सिर्फ आपने उसको मेजरमेंट तो ही नहीं सीखना है, यानी आप सिर्फ ये नहीं करोगे कि उसमें हमने कैसे उसकी मेजरमेंट ली और उसको फिर कैसे किया, वो मेजरमेंट जो है वो फिर आपने उसको उससे नतीजा क्या अखज़ किया जाता है और कैसे किया जाता है ये आपने उसको बताना है। अदरवाइज खाली उसको मेजर करने से तो कुछ भी नतीजा नहीं निकलेगा, वो उसे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेगी आपका ट्रेनर। सो यू हैव टू एक्सप्लेन टू हर ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड मोर ओवर दिस कैन बी पुट इन अ क्वेश्चन ऑफ एन एक्सटेंडेड टॉक्स। ये आपसे इस फॉर्म में पूछा भी जा सकता है। और जब ये प्रोसिडेंशिया का केस होता है तो उसमें ए भी बाहर है, पॉइंट ए पोस्टीरियर वॉल का भी बाहर है, बी भी बाहर है पोस्टीरियर, सी भी बाहर है, तो ये प्रोसिडेंशिया का सीधा सीधा। तो इसमें सिर्फ हम ये क्लासिफिकेशन पे आके आज खत्म करते हैं, क्योंकि बाकी जो स्लाइडें हैं फिर इसमें हम नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस कर लेंगे, जो यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स की बेसिकली इसमें मैंने मैम एक चीज रह गई, आपने कहा था मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे स्केल कैसे बनाना है खुद से। हाँ, वो स्केल तक मैं खत्म करूंगी, फिक्र ना करो। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो 0 है वो इसका मतलब है कोई प्रोलैप्स नहीं है, उसमें ये इसके सारे जो एंटीरियर पोस्टीरियर पॉइंट्स हैं वो सारे 3 सेंटीमीटर पे होते हैं, ए और बी भी, और सी और डी जो है वो टोटल वेजाइनल लेंथ में से -2 कर लो तो ये सी आ जाता है, और डी जो है वो तो बिल्कुल टोटल वेजाइनल लेंथ के बराबर ही होता है। स्टेज 1 वो है जिसमें जो मोस्ट डिस्टल प्रोलैप्स है वो मोर देन, यानी वो बी पॉइंट हो तो वो 1 सेंटीमीटर अबव द लेवल ऑफ द हाइमन, यानी 1 सेंटीमीटर अबव द लेवल ऑफ द हाइमन, ये स्टेज 1 है।
जो स्टेज 2 है उसमें जो है वो प्रोलैप्स, जो सबसे ज्यादा जो प्रोलैप्स पार्ट है वो चाहे सिस्टोसील है या जो भी है, या चाहे वो सर्विक्स भी है, 1 सेंटीमीटर अबव एंड 1 सेंटीमीटर बिलो द हाइमन, ये स्टेज 2 है। इसके हिसाब से हमारी पुरानी स्टेज के मुताबिक से ये अंदर नहीं, ये बाहर होना चाहिए। सॉरी, इट शुड बी एट द लेवल ऑफ इंट्राइटस या एट द लेवल ऑफ हाइमन। अब स्टेज 3 जो है, इसमें सबसे ज्यादा जो डिस्टल प्रोलैप्स है वो मोर देन 1 सेंटीमीटर बिलो द हाइमन बट नो फर्दर देन 2 सेंटीमीटर लेस देन द टोटल विजाइनल लेंथ, यानी वो 2 सेंटीमीटर जो है वो मतलब ये बेसिकली ये हाइमन से बाहर ही होगा, अब ये ऊपर नहीं है। अब जो 4 है वो तकरीबन वो प्रोसीडेंशिया को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसको तो हमें समझने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि ए हो तो इसका क्या मतलब है, बी हो तो क्या मतलब है। अब इसमें जो है ये मेजरिंग टूल्स हैं। अब मेजरिंग टूल्स जो हैं ये आप कोई भी गत्ते का कागज लेके जो वहां पे पड़ा हुआ होगा, या इवन कागज भी लेके, आम सिंपल पेपर जो होता है, उस पे आपने 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे आपने ये मार्क्स लगाने हैं इस तरह से। वैसे मेजरिंग टूल ये होते हैं, तो इस तरह से आपने 1-1 सेंटीमीटर पे मार्क लगाते हुए आपने इसको मेजर करना है कि आपका मेजरिंग टूल है, ठीक है। यानी यहाँ से आप शुरू करोगे, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह से आप इसका तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक का आप ये बनाओ, और इसी तरह से ये वाली चीज जो है, इसी तरह से आप गत्ते का या कागज का टुकड़ा काट के लॉन्गिट्यूडनली उस पर 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे मार्क्स लगा दें, और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ये तो ये ही टूल है जो कि आपने यूज करना होता है। तो ये अब क्लियर है कि आपने टूल कैसे बनाना है, क्योंकि इसके लिए कोई और रूलर तो हम इस्तेमाल नहीं करते, हम इसी तरह की चीज यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि जो है वो डिस्क्रिप्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, ताकि हम वो अभी क्लियर कर लें, क्योंकि फिर अगली दफा मैं इसका जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो फिर हम कवर कर लेंगे, और थोड़ा सा यूरोडायनामिक स्टडीज पे भी शायद बात कर लें अगर टाइम हुआ तो, ठीक है। क्योंकि बाद दफा यूरोडायनामिक स्टडीज का भी आपको ग्राफ आ सकता है कि उसमें क्योंकि उसका भी एक ग्राफ होता है, मैम उसके आते हैं ग्राफ, उसके आते हैं मैं सिस्टमेटिक। वही कह रही हूँ ना कि उसका भी ग्राफ आ सकता है, और उस पे फिर आपने कमेंट करना होता है और मैनेजमेंट डिसाइड कर लेंगे। मैम बस उसके ग्राफ्स कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, और कोई केसेस कर लेंगे प्रोलैप्स के। हाँ, मैंने बेसिकली केसेस, उसके बाद जो बाकी जो आपके थे क्लिनिकल ऑडिट और ये सब चीजें, वो फिर बाद में 1 बाय 1 कर लेंगे। फर्स्ट वी शुड कंप्लीट वन टॉपिक, एक पूरा टॉपिक कवर करके फिर ही हमें उस पे नेक्स्ट उस पे चलना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम हम यही यूवी प्रोलैप्स वाला कंप्लीट कर लेंगे और थोड़ा सा यूरोडायनामिक्स का देख लेंगे। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है मैम। चलो ठीक है। अच्छा मैम, एक टॉक आर्टिकल है 2019 का मल्टी चैनल सिस्टोमेट्री का, और उसमें सारा वो टॉक डिस्कस अगर हम कर लें, उसमें सारे दिए हुए लो ब्लैडर कंप्लायंस की किस तरह ग्राफ बनेगा वो चीज डिस्कस कर लेंगे टॉक आर्टिकल। अच्छा, ये कौन सा वाला है मैम? ये 2019 का है और उसमें अच्छा, ये ठीक सारी है, स्टडीज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक। मैडम वॉल्ट प्रोलैप्स भी करवा दीजिए। जी, वॉल्ट प्रोलैप्स। ठीक है, वॉल्ट प्रोलैप्स भी हो जाएगा। ठीक है, चलें, ओके, थैंक यू।